हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अगर आप क्लास में आ चुके हैं तो मुझे कंफर्मेशन फटाफट से दे दीजिए। आज जो हमारा प्लांट ब्रीडिंग का टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है और यहाँ पे हम बहुत सारे क्रॉसेस के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत सारे डायरेक्ट फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं और इसके बाद में आपका ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है जो हम इतने दिन से इतना बड़ा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। सब्जेक्ट एक्चुअल में बहुत बड़ा नहीं है लेकिन आपको टॉपिक्स के बेसिक समझाने में काफी टाइम लग गया। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेसिकली आपका लास्ट लेक्चर है। अगर आप क्लास में आ चुके हैं तो जल्दी से मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए। ठीक है, अगर क्लास में आ गए तो मुझे बता दो, फिर हम अपना लेक्चर है जो स्टार्ट करते हैं। और तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने लास्ट टाइम जो मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग थे उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था, सिंथेटिक्स क्या होते हैं। और लास्ट टाइम कोई गुड मॉर्निंग नहीं, हम मिलते रहेंगे बीच में, है ना। तो सिंथेटिक्स क्या होते हैं, मल्टी लाइन्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। जीसीए क्या होता है, एससी क्या होता है, इसके बारे में बात की थी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं। और साथ में हम जानने वाले हैं किसके बारे में, कुछ हाइब्रिड्स के बारे में। कौन सा हाइब्रिड क्या है, कल हमने पढ़ा था वर्ल्ड के फर्स्ट हाइब्रिड्स के बारे में, इंडिया के फर्स्ट हाइब्रिड्स के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम जानेंगे बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में, सिंथेटिक वेराइटीज के बारे में, कंपोजिट वेराइटीज के बारे में। और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हाइब्रिड किससे मिलके बने हैं, प्लॉइडी का क्या रोल रहता है, और कुछ डायरेक्ट फैक्ट्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, चलिए ओके देन। अगर आप सब और लोग भी क्लास में आ चुके हैं तो फटाफट से मुझे कंफर्मेशन दे दो, है ना। हाँ जी, आशीष, सुमित, ठीक है, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ओके, लेट्स स्टार्ट देन। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सिंथेटिक वैरायटीज के बारे में कि सिंथेटिक वैरायटीज आपकी क्या होती हैं। तो कल हमने एक चीज डिस्कस की थी कि जो आपकी सिंथेटिक वैरायटीज हैं और कंपोजिट वैरायटीज हैं ये आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज में डेवलप की जाती हैं। सिंथेटिक वैरायटीज एंड कंपोजिट वैरायटीज क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज में डेवलप की जाती हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ कमर्शियल यूज ऑफ सिंथेटिक वैरायटी सबसे पहले मेज में बताई गई थी। सबसे पहले मेज में डिस्क्राइब किया गया था कि सिंथेटिक वैरायटीज के यूज की क्या पॉसिबिलिटी है और वो हेज एंड गार्बर ने बताया था 1919 में। ठीक है, सबसे पहले हेज एंड गार्बर ने 1919 में बताया था कि ये जो आपके सिंथेटिक वैरायटीज हैं इनको डेवलप करने की क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगला, सिंथेटिक वैरायटी को हम कैसे बनाते हैं। सिंथेटिक वैरायटी इज प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग अ नंबर ऑफ लाइंस इन ऑल कॉम्बिनेशंस। हम क्या करेंगे, जितने भी क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज हैं, नंबर ऑफ लाइंस को हम क्या करेंगे, सब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में क्रॉसेस करवाएंगे और हम देखेंगे कि कौन सी वैरायटीज हैं या कौन सी ऐसी अच्छी वैरायटीज हैं जो एक दूसरे के साथ में कंपैटिबल हैं। और अगर वो एक दूसरे के साथ में कंपैटिबल होंगी तो हम क्या करेंगे, फर्दर उनको टेस्ट करेंगे कि उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है। तो क्रॉस में हमने क्या कहा था कि क्रॉस में जो हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं वो हम बेसिकली जीसीए एससीए के थ्रू क्रॉस की कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। एवरेज चेक करेंगे जीसीए के थ्रू, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के थ्रू, और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी के थ्रू हम क्रॉस का चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी जो एससीए एससीए के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस की कंपैटिबिलिटी, उसका जो परफॉर्मेंस है उसको हम चेक करेंगे। अब ये जो लाइन्स हैं जिनके अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अच्छी कंपैटिबिलिटीज हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं, या तो ये इनब्रेड लाइन हो सकते हैं, या तो क्लोन्स हो सकते हैं, ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म इनब्रेड लाइंस हो सकती हैं, या फिर बाकी जो पॉपुलेशन हमने बनाई है वो टेस्टेड हो सकती है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो जनरल स्पेसिफिक एबिलिटी है वो तो हमें पता है कि बढ़िया इनके कैरेक्टर्स हैं। स्पेसिफिक, ये कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रही है, उस एबिलिटी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। जो स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेस्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो आपकी लाइंस है उनको हम डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो आपकी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी है, जो आपकी सिंथेटिक वेराइटीज हैं, सबसे पहले आपकी मेज में डेवलप हुई थी। किस में डेवलप हुई थी, मेज में डेवलप हुई थी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला हमारे पास में है इवेल्युएशन हम कैसे करते हैं। इवेल्युएशन हम कर सकते हैं जिस, अगर हम इन लाइंस की बात करें जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी की, टॉप क्रॉस कर सकते हैं जब हम ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ क्रॉस करते हैं किसी भी इनब्रेड लाइन का। ठीक है, तो हम टॉप क्रॉस कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हम पॉली क्रॉस कर सकते हैं जैसे कि हम फोरेज क्रॉप्स में यूज करते हैं।
and the lines having high GCA are selected as parents of the synthetic variety। ये तो हमें पता लग गया, हमने अभी बोला कि जिसकी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी है उसको हम क्या करेंगे, चूज करेंगे और उसके बाद में उसको आगे फर्दर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी है उनको हम क्या करेंगे, पेरेंट सिलेक्ट करेंगे और उससे हम क्या करेंगे, सिंथेटिक वेराइटी बनाएंगे। क्लियर? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन, जितने भी लोग हैं। अच्छा कि मैम आज आपकी लास्ट क्लास है। हाँ जी, सब्जेक्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, तभी आप भी मुझे ट्राई करना कि आज मैम पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दें, कोऑपरेट करना। और आज आपका छोटा सा जो आपका है पोर्शन बचा हुआ है, आज ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आज जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है इसका पूरा सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में जो आपको फर्दर इंस्ट्रक्शंस हैं या फर्दर जो आपको सजेशंस हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में दूंगी। ठीक है, कि कैसे कैसे क्या पढ़ना है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको मुझसे अब बताओ। ठीक है, पैथो मैंने आपको पढ़ा दिया, एंटो पढ़ा दिया, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग आपको मैंने पढ़ा दिया, सीड आपको पढ़ा दिया। सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट्स मैंने आपके इतनी इजी वे में कवर करवा दिए, है ना। कोई बात नहीं, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे तो वो आपको करवा देंगे आने वाली क्लासेस में, लेकिन प्री के बाद, प्री होने दो, प्री के बाद करवा दूंगी। जो मिसलेनियस अगर आपको लगेगा कि किसी टॉपिक में डाउट आ रहा है तो मैं करवा दूंगी। ठीक है, डोंट वरी। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये जो जीसीए है, जीसीए के बेसिस पे हम देखते हैं कि बेस्ट हमारे पास में लाइंस कौन सी आई है, उनको हम पेरेंट लाइन सिलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे हम आगे क्या करते हैं, जो सिंथेटिक वेराइटीज है उनको हम डेवलप करते हैं। ये तो हम सबको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि सिंथेटिक वेराइटीज को बनाने के मेरिट्स हमारे पास में क्या क्या हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक वेराइटीज के लिए हमारे पास मेरिट्स क्या क्या है कि ये जो सिंथेटिक वेराइटीज हैं ये आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज में सबसे ज्यादा यूजफुल होती हैं, जिसमें पॉलिनेशन का जो कंट्रोल है वो डिफिकल्ट होता है। जैसे कि फोरेज क्रॉप्स हैं, क्लोनल क्रॉप्स हैं। एनुअल सीड रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि हाइब्रिड्स में क्या करना होता है, हर साल हमें जो सीड है वो रिप्लेस करना पड़ता है, यहां जरूरत नहीं है। ये जो सिंथेटिक वेराइटीज हैं, क्योंकि बहुत सारा हम क्या करें, मिक्सिंग यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसकी जो अडेप्टेबिलिटी है वो वाइडर होगी, वाइडर रेंज पे अडेप्टेबल होंगी। कॉस्ट जो होगी, हाइब्रिड की कॉस्ट क्यों होती है, 50% ऑफ द इंडिविजुअल्स को हम डिस्कार्ड कर देते हैं ना, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है। यहाँ पे जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट आपकी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है एज कंपेयर टू द हाइब्रिड्स। ठीक है, अगला सीड प्रोडक्शन जो होता है वो यहाँ पे ज्यादा आपको स्किल वहां पे यूज नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, हाइब्रिड में तो आपका बार बार पॉलिनेशन करनी पड़ेगी, चीजें देखनी पड़ेगी, यहाँ पे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सीड प्रोडक्शन जो है लेस स्किल्ड ऑपरेशन यहाँ पे सिंथेटिक वेराइटीज में। अब डीमेरिट्स इसकी क्या है, फायदे देखो जिस चीज के हैं उसके नुकसान भी होंगे ना। डीमेरिट्स क्या है कि ये जो परफॉर्मेंस है हाइब्रिड से कम होती है। ठीक है, बिकॉज सिंथेटिक वेराइटीज जो हैं वो आपकी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, जबकि हाइब्रिड्स में एससीए और जीसीए दोनों पाए जाते हैं। हमने अभी बात किया था कि जो एससीए है वो आप क्रॉसेस के केस में बात करते हैं, और जो जीसीए वो जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी है। या सिंथेटिक्स में हम जो जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी है उसको देख रहे हैं, एवरेज देख रहे हैं, जबकि जो एससीए है वहां पे हम क्या करते हैं, क्रॉसेस के बारे में, हाइब्रिड्स के बारे में बात करते हैं। राइट, दूसरा, synthetics can be produced and maintained only in cross-pollinated species, whereas hybrids can be produced in both self and cross-pollinated species। कि जो synthetics हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ cross-pollinated species में बनते हैं, hybrids आप दोनों में बना सकते हो। और दूसरी चीज हो सकता है, मुझे लगता है मैं थोड़ी देर पहले शायद एसए और जीसीए दोनों बोल दिए थे, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि जब हम सिंथेटिक वेराइटीज की बात करते हैं तो इसमें हम जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी देखते हैं, जो एसए है वो हम क्रॉस में देखते हैं। ठीक है, हाइब्रिड्स में देखते हैं। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना, मुझे लग रहा है मैंने शायद एससी बोल दिया साथ में। चलिए, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ अब बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके सिंथेटिक वेराइटीज को अफेक्ट करते हैं। तो यील्ड ऑफ सिंथेटिक सेकंड जनरेशन इज लोअर देन द फर्स्ट जनरेशन। अब क्या होता है कि सिंथेटिक्स में जो सेकंड जनरेशन होती है उसकी यील्ड फर्स्ट जनरेशन से कम होती है। रीजन क्या है, क्योंकि जो हेट्रोजाइगोसिटी है उसकी रिडक्शन हमें देखने को मिलती है। अब पहले रैंडम मेटिंग हुई थी तो हमें यील्ड अच्छी खासी देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे आप F2 में गए, आपने सेल्फिंग की, तो जो हेट्रोजाइगोसिटी है उसमें भी आपको फर्दर रिडक्शन देखने को मिली। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो यील्ड में क्या है, आपको रिडक्शन देखने को मिलती है। हाउएवर देयर वुड बी नो फर्दर डिक्लाइन इन द सब्सिक्वेंट जनरेशंस, लेकिन उसके बाद में आपको कोई भी यील्ड में कमी नहीं देखने को मिलेगी अगली जनरेशंस में।
सेवॉल राइट proposed a formula to predict the performance of SN2। अब एक आपका जो फॉर्मूला है वो राइट ने दिया है 1922 में कि कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसका यील्ड हमारे पास कितना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि राइट ने एक फॉर्मूला दिया था 1922 में, जहां पे उन्होंने बोला कि सिंथेटिक 1 की जो जनरेशन की यील्ड है वो देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2 जो आपकी अगली जनरेशन है डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो n क्या है कि कितनी पेरेंटल लाइंस हमने यहाँ पे क्या की हैं, यूज की हैं। ठीक है, अगला अब हम बात करेंगे कंपोजिट वैरायटी क्या होती है। सिंथेटिक वैरायटी तो हमने डिस्कस कर ली, अब हम बात करेंगे कंपोजिट वैरायटी क्या होती है। कंपोजिट वैरायटी इज डेवलप्ड बाय इंटरक्रॉसिंग सेवरल फिनोटिपिकली सुपीरियर लाइंस। पहला पॉइंट क्या है कि जब भी हम कंपोजिट वैरायटी बनाते हैं, बहुत सारी हमारी फिनोटिपिकल लाइंस होंगी, उसको हम क्या करेंगे, इकट्ठा इंटरक्रॉस करेंगे इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन में। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ओपन पॉलिनेशन होने देंगे। और हम क्या करेंगे, जो सीड्स हैं सीड्स को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे ताकि हमें जेनेटिकली डाइवर्स पॉपुलेशन देखने को मिले। इसमें अब देखो सिंथेटिक में क्या होता है, आप जीसीए को टेस्ट करते हो, यहाँ पे आप जीसीए को टेस्ट नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे हम फिनोटिपिकली देख रहे हैं कौन सी सुपीरियर है, उन सबके सीड्स को मिक्स कर रहे हो, ओपन पॉलिनेशन होने दे रहे हो, और यहाँ पे जीसीए की टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, है ना, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी की टेस्टिंग नहीं कर रहे हो। ठीक है, Therefore, performance of composite cannot be predicted in advance। अब सिंथेटिक में तो आप बता सकते हो परफॉर्मेंस क्या होगी, क्योंकि आपको पेरेंट्स का पता है कि पेरेंट्स की भाई क्या मतलब वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे आपको पेरेंट्स की वैल्यू का पता नहीं है। तो यहाँ पे जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको एडवांस में कैसे प्रिडिक्ट कर दोगे। लेट सपोज मैंने आपका रिजल्ट बताना है कि आप इस बार एग्जाम क्लियर करोगे, कैसे करोगे, कितने मार्क्स आपके आएंगे। अब लेट सपोज कि जब मुझे आपके रिजल्ट बताने या मुझे आपके मार्क्स बताने, अगर मैंने आपका किसी एग्जाम में देखा है परफॉर्म करते हो, या आपके मार्क्स मैंने पहले से देखे कि ये बच्चा शुरू से अच्छा पढ़ता आ रहा है, या ये बच्चे ने बहुत मेहनत की, एवरेज भी था फिर भी मेहनत की, अच्छे मार्क्स से ला रहा है, तो मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि हाँ जी इसका अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छा पढ़ रहा है, तो ये अच्छे मार्क्स लाएगा, है ना, प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि आप घर पे बैठ के क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, तो मुझे क्या पता। तो जहां पे मुझे यहाँ पे कंपोजिट वैरायटी में पेरेंट का ही पता नहीं है कैसा है, तो मैं पहले कैसे प्रिडिक्ट कर दूं कि वैरायटी आगे कैसी होगी। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपोजिट वैरायटीज आर डेवलप्ड इन मेज। मेज में ही हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपोजिट वैरायटी डेवलप हुई है, और फर्स्ट सिंथेटिक भी आपका मेज में ही डेवलप हुआ है। इन इंडिया द फर्स्ट कंपोजिट वैरायटीज वर रिलीज्ड इन 1967। जो कंपोजिट वैरायटी है इंडिया में वो 1967 में आपकी रिलीज हुई है। जैसे कि आपके 6 मेज कंपोजिट्स जो हैं, जवाहर है, सोना है, विक्रम है, विजय है, किसान है, अंबर है, ये सारी की सारी आपकी कंपोजिट वैरायटीज हैं जो कि आपकी इंडिया में रिलीज हुई थी सबसे पहले। ठीक है, सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटीज आर मेंटेन्ड बाय ओपन पॉलिनेशन इन आइसोलेशन। ये तो हमें पता है कि जो सिंथेटिक वैरायटी है और जो आपकी कंपोजिट वैरायटी है उसमें हम क्या कर सकते हैं, ओपन पॉलिनेशन करके मेंटेन करते हैं। नाउ अब देखिए नंबर ऑफ इनब्रेड लाइंस कितनी कंपोजिट में होती है, कितनी सिंथेटिक में होती है। यहाँ पे 6 से 8 है, यहाँ पे 20 के आसपास है। यहाँ पे पेरेंटल लाइन को टेस्ट करते हैं, यहाँ पे नहीं टेस्ट करते हैं। परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करते हैं, यहाँ पे नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जेनेटिक में इसका ब्रॉड है, इसका और भी ब्रॉड है। इसमें सीड 4 से 5 साल रिप्लेस होता है बाद, यहाँ पे 3 से 4 साल बाद रिप्लेस होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस भी दे दिया है कि अगर आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि अच्छा ये तो पढ़ लिया लेकिन इसमें डिफरेंस क्या था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या डिफरेंस था। ठीक है, नाउ द मेज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम एट सिमिट मैक्सिको एंड पर्ल मिलेट प्रोग्राम एट इक्रिसेट हैदराबाद फोकसेस हेवली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक वैरायटीज। ठीक है, जो सिमिट है मैक्सिको में, और इंडिया में आपको पता है इक्रिसेट है जो कि आपका हैदराबाद में है, ये सिंथेटिक के ऊपर काफी काम करते हैं। In India, maize breeding program is increasingly emphasizing the production of synthetic on the composite varieties। की मेन जो हमारा है वो गोल क्या है कि हम composite varieties और जो synthetic varieties है उनकी और प्रोडक्शन करें। ठीक है, इंडिया में। चलिए यहां तक सबको समझ आया सिंथेटिक एंड कंपोजिट। अब हमारा अगला टॉपिक है पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट, की पॉपुलेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या मेथड है जिनसे हम पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, ओके, चलिए, राइट। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं, अब मैं आपके डाउट्स भी देख लेती हूँ कि मैम अरे क्या डाउट डालते रहते हो आप यार इकोनॉमिक्स रीजनिंग पढ़ना है। देखो बात यह है कि मैंने एग्रीकल्चर में अपना ग्रेजुएशन किया है, एग्रीकल्चर में मास्टर्स किया है, एग्रीकल्चर में पीएचडी किया है। मोर स्पेसिफिकली मेरा जो ग्रेजुएशन है वो हॉर्टिकल्चर में है।
ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर में जो प्लांट पैथोलॉजी है उसमें जो आपकी मास्टर्स आती है एग्रीकल्चर में आती है हमारे वहां पे। तो एग्रीकल्चर में मेरा मास्टर्स है, एग्रीकल्चर में मेरा पीएचडी है, तो एग्रीकल्चर का पूछो ना, रीजनिंग कैसे पढ़ा सकती हूँ मैं? अगर मैंने खुद प्रिपेयर अगर रीजनिंग वाली चीजों को किया होता या खुद मैंने पढ़ा होता तो मैं बोलती कि हाँ मैं बताऊंगी। अगर अभी भी कभी कभी प्रिपेयर करूंगी तो आपको मैं बता सकती हूँ। उन सब्जेक्ट्स में क्यों जाना जिसमें एक्सपर्टीज है ही नहीं, जिसमें है जिसमें अच्छी कमांड है वो तो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ, है ना? ठीक है चलिए, ठीक है, ओके, राइट। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट। पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट मेथड्स को हम कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरीज में। एक है कि हम क्या करेंगे, प्रोजेनी टेस्टिंग करेंगे। दूसरा क्या है, हम प्रोजेनी टेस्टिंग नहीं करेंगे। तो प्रोजेनी टेस्टिंग नहीं करते हैं जैसे कि आपका मास सिलेक्शन है, जहां पे आप प्लांट्स को सिर्फ और सिर्फ फिनोटाइप के बेसिस पे जज करते हो, कैसा वो दिखता है, क्या उसके बाहर के कैरेक्टर्स हैं, उस बेसिस पे जज करते हो। और दूसरी की अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन विद द प्रोजेनी टेस्टिंग, जहां पे आप प्रोजेनी को टेस्ट करते हो। जैसे कि आपके प्लांट्स हैं उनको हम किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, उनके फिनोटाइप बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होगी उसको हम प्रोजेनी टेस्टिंग के बेसिस पे करेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, प्रोजेनी टेस्टिंग है, लाइन ब्रीडिंग है, रिकरेंट सिलेक्शन है। प्रोजेनी सिलेक्शन में जैसे कि ईयर टू रो मेथड है, ये सारे मेथड आपके किस में आ जाते हैं, पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट में आ जाते हैं। अब थोड़ा सा आप भी जल्दी करेंगे, है ना, ध्यान से सुनेंगे। अच्छा कोई बात नहीं ओम प्रकाश, पूरी ट्राई करूंगी कभी मैं फ्यूचर में। अभी इस टाइम पे बोलोगे, इस टाइम पे तो नहीं, है ना, क्योंकि इस टाइम पे मुझे आपका ही इतना सारा काम है कि आपके क्लासेस को देखना है, आपके नोट्स को देखना है, आपके क्लास में टेस्ट को देखना है, औरों का बैचेस भी चल रहे हैं, नेट का बैच भी चल रहा है ना। तो इस टाइम पे तो नहीं, कभी फ्यूचर में सोचेंगे, अभी नहीं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से पढ़िए। अभी मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत होगी क्योंकि हमें टॉपिक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और कुछ चीजें आप खुद से भी सेल्फ स्टडी भी करेंगे इस टॉपिक से। ठीक है, चलिए पहला क्या है आपका, प्रोजेनी सिलेक्शन, दैट इज ईयर टू रो मेथड। ये जो ईयर टू रो मेथड है ये किसने डेवलप किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हॉपकिंस ने डेवलप किया था। कब डेवलप किया था, 1908 में डेवलप किया था। ये मेथड किसमें यूज किया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये मेथड आपका मेज में यूज किया जाता है और इसमें क्या है, जो पॉलिनेशन है इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। जो सिलेक्शन होती है वो हम मैटरनल पेरेंट के बेसिस पे करते हैं। इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, ईयर टू रो मेथड बोलते हैं। और इस मेथड में जो वैरायटी बनती है वो हेट्रोजाइगस बनती है एंड हेट्रोजीनस बनती है। दूसरा है रिकरेंट सिलेक्शन। रिकरेंट सिलेक्शन में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रिकरेंट में हम क्या करते हैं, एक ही पेरेंट को क्या करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे रिकरेंट सिलेक्शन इज यूज्ड टू अक्युमुलेट फेवरेबल जीन्स विद इन अ पॉपुलेशन, कि जो जीन्स हमें चाहिए उन जीन्स को हमें पॉपुलेशन में बना के रखना है, फेवरेबल जीन्स को इकट्ठा करना है। तो हम क्या करेंगे, बार बार रिकरेंट सिलेक्शन करेंगे कि जो पेरेंट्स में जीन है उनको हम आगे लेके जाएंगे। इसका जो आइडिया था शुरू में हेज एंड गार्बर ने दिया था 1919 में, और उसके बाद इंडिपेंडेंटली ईस्ट ने एंड जोन्स ने दिया था 1920 में। द फर्स्ट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन जेनकिंस ने दी थी 1940 में। यहां से साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए और आना चाहिए। ठीक है, द टर्म रिकरेंट सिलेक्शन सबसे पहले हल ने दी थी 1945 में एंड ही प्रपोज द डिटेल स्कीम ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, कि हल ने सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया था रिकरेंट सिलेक्शन को, और इसकी जो डिटेल स्कीम है उसके बारे में भी बताया था। हल ने ये भी डिफाइन किया था कि ये मेथड कैसा मेथड है, मेथड विच इन्वॉल्व्स रीसेलेक्शन फॉर मल्टीपल जनरेशंस विद इंटरब्रीडिंग ऑफ सिलेक्ट्स टू प्रोवाइड फॉर द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। हल ने क्या बोला था कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल जनरेशंस तक बार बार सिलेक्शंस कर सकते हैं और इससे हम इंटरब्रीडिंग्स करवा सकते हैं, जैसे हमने बैक क्रॉसेस के बारे में भी बात की थी, जिससे कि हमें जो प्रॉपर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो प्रोवाइड करा के जो कैरेक्टर हमें चाहिए उसको आगे तक लेके जा सकते हैं। 4 टाइप की रिकरेंट सिलेक्शन होती है। एक होती है सिंपल, एक होती है जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के बेसिस पे, एक होती है स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी के बेसिस पे, और एक होती है आपकी रेसिप्रोकल
रिकरेंट सिलेक्शन। पहली वाली है सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, सिंपली हमने प्रोजेनी टेस्ट किए होते हैं, उससे हम सीड्स लेते हैं सेल्फिंग से, और उसके बाद में उन्हीं को हम क्या करते हैं, जब कैरेक्टर्स आपके जिनकी हाई हेरिटेबिलिटी है, जो कैरेक्टर्स आगे तक जाएंगे, उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, सीड को यहाँ पे चूज करते हैं। ठीक है। दूसरा, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसा टेस्टर लेते हैं जिसका ब्रॉड जेनेटिक बेस होता है। तो जिसका भी ब्रॉड जेनेटिक बेस होगा, जैसे कि ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है, सिंथेटिक वैरायटी है, या सेग्रीगेटिंग जनरेशन है, उसको हम यूज करेंगे जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी को देखने के लिए। अगला हमारे पास भी है रिकरेंट सिलेक्शन फॉर एससीए। तो जहां पे रिकरेंट सिलेक्शन एससीए के लिए बोल दिया, वहां पे हम जिसका नैरो जेनेटिक बेस है, जैसे कि इनब्रेड लाइन है, उसको हम यूज करते हैं एज अ टेस्टर। ये इंपॉर्टेंट है, कहां पे किसको टेस्टर यूज करते हैं। एंड रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आपके दो सोर्सेज हैं, उनको हम एज अ टेस्टर यूज करते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, दो सोर्सेज को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसका मेन हमारा रेसिप्रोकल का क्या पर्पस होता है, कि हम जीसीए को भी सिलेक्ट कर पाए और हम एससीए को भी सिलेक्ट कर पाए, दोनों को सिलेक्ट कर पाए, ये हमारा यहाँ पे मेन पर्पस रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट में ही, दैट इज क्लोनल सिलेक्शन। क्लोनल सिलेक्शन आप समझ गए होंगे, क्लोन क्या होता है, कि जहां पे आप एक ही इंडिविजुअल की कॉपीज की बात करते हैं। तो क्लोनल सिलेक्शन इज used in asexually propagated plant species। ठीक है, जहां पे भी asexual रिप्रोडक्शन होता है, वहां पे हम क्लोनल सिलेक्शन की बात करते हैं। और यहाँ पे जो भी प्रोजेनी होगी आपकी सिंगल बेस्ट क्लोन की, उसको हम रिलीज करते हैं एज अ वैरायटी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी आपके क्लोन में बेस्ट प्रोजेनी हमें देखने को मिलेगी, बेस्ट क्लोन की प्रोजेनी होगी, उसको हम सिंगल वैरायटी रिलीज कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोनल सिलेक्शन। सो प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल प्लांट डिराइव्ड थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक प्लांट की प्रोजेनी जहां पे आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है, उसकी प्रोजेनी को हम क्या बोलेंगे, क्लोन बोल देंगे। ठीक है, द फिनोटिपिक वेरिएशन विद इन अ क्लोन आर ड्यू टू एनवायरमेंट ओनली, सो थियोरेटिकली दीज आर इमॉर्टल। अब क्या होता है, जो भी फिनोटिपिक वेरिएशन यहाँ पे क्लोन में आती है, वो सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट की वजह से आती है। तो अगर हम देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बार बार हो रहा है, तो थियोरेटिकली अगर हम देखें तो दीज क्लोन्स आर इमॉर्टल, है ना, इमॉर्टल है ये, क्योंकि हम इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, आगे जाके हम क्या कर लेंगे, इसको और प्रोजेनी बना लेंगे। ठीक है। अब ये जो आपके क्रॉप प्लांट्स हैं, इनको हम कई बार क्या होता है, सीड से प्रोपेगेट करते हैं या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से प्रोपेगेट करते हैं। अब रीजन क्या है कि हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए जाते हैं, जैसे कि जिंजर और टर्मरिक, जहां पे सीड्स नहीं बनते। कुछ आपके सीड्स ऐसे होते हैं जो कुछ ड्यूरेशन के लिए यूज होते हैं, जैसे कि शुगर केन है, वाइबल कुछ टाइम के लिए होते हैं। कहीं पे सीड प्रोडक्शन बहुत रेयर होती है, जैसे कि आपके बनाना है, ट्रिप्लॉइड नेचर के हैं। देन सीड प्रोडक्शन कहीं पे क्या होती है, स्पेशल कंडीशंस में होते हैं, जैसे कि शुगर केन है या पोटैटो की आपने सुना होगा सीड प्रोडक्शन टेक्निक के बारे में, है ना। तो यहाँ पे जो आपकी वेजिटेटिव प्रोडक्शन है, वहीं पे हमें जाना पड़ता है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्लोन्स के फॉर्मेशन में क्या करेंगे, काम करेंगे। नाउ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर पेरेनियल, जैसे कि शुगर केन है, फ्रूट ट्रीज है। एनुअल्स आर मोस्टली ट्यूबर क्रॉप्स। ठीक है, प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे ट्रीज की, तो वो क्या है, पेरेनियल है। एनुअल की बात करेंगे, जैसे कि आपके ट्यूबर क्रॉप्स है, पोटैटो है, कसावा है, स्वीट पोटैटो है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी अगर हम यहाँ पे बात करें, दे आर पॉलीप्लॉइड्स, अगर हम एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स की बात करते हैं। देन मेजॉरिटी ऑफ देम हैव रिड्यूस्ड फ्लावरिंग, कम फ्लावरिंग होती है। हाँ, सीड सेट होते हैं ना शुगर केन में, वही ये बोल रहा है कि शुगर केन में सीड सेट होते हैं, तो उसके थ्रू ही आगे प्रोपेगेट करते हैं। ठीक है, अगला ये क्या बोल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ देम हैव, कम फ्लावरिंग होगी, कम सीड सेट होगा, और मेजॉरिटी ऑफ देम हैव इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स एंड हाईली हेट्रोजाइगस विद सीवियर इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अभी क्या बोल रहे हैं कि अगर हम बाकी क्रॉप्स की बात करते हैं, तो कुछ क्रॉप्स में क्या होता है कि हम एसेक्सुअल प्रोपेगेशन की तरफ जाते हैं। रीजन क्या है कि वहां पे कईयों में हमें पॉलीप्लॉइड्स देखने को मिलते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम में फ्रूट सेट अच्छा नहीं हो पाता है, सीड सेट अच्छा नहीं हो पाता है, या मेजॉरिटी ऑफ देम में जो फ्लावरिंग है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। अब वेरिएशन क्यों आएगी किसी भी क्लोन में, या तो वो एनवायरमेंट की वजह से आएगी, या तो वो म्यूटेशन की वजह से आएगी, या तो वो मैकेनिकल मिक्सचर की वजह से आएगी, या तो अगर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी वजह से हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हटा दो क्योंकि अब क्लोन की बात कर रहे हैं, तो इसको रहने दो। ठीक है, राइट। तो वेरिएशन जो हो रही है वो एनवायरमेंट की वजह से हमें क्लोन में देखने को मिल रही है।
राइट, ठीक है। नाउ अब आगे बात करते हैं कि क्लोन डीजेनरेशन क्या होता है। जब भी क्लोन में हमें विगर और प्रोडक्टिविटी जो है वो कम देखने को मिलती है, या विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लोन में जो विगर है और प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, क्लोन डीजेनरेशन बोल देते हैं। कौन कौन सी वेराइटीज हैं जो आपकी क्लोनल सिलेक्शन से हैं, वो आप यहां पे देख लेना, जैसे पोटैटो में है, बनाना में है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं ये पढ़ लेना, ठीक है। नाउ अब कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने बात की थी, जैसे कि पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि हमें क्या करना है, डिजीज के लिए भी उसको इंप्रूव करना है, पेस्ट के लिए भी इंप्रूव करना है। हमने बैकक्रॉस की पिछली बार बात की थी, है ना, पेडिग्री मेथड की बात की थी, तो म्यूटेशन की बात की थी। तो यहाँ पे म्यूटेशन भी हो सकता है, बैकक्रॉस भी हो सकता है, पेडिग्री मेथड भी यूज हो सकता है, ठीक है, फॉर डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, ये हम बात कर चुके हैं। नाउ अब हम बात करते हैं आगे, अब हम बात करेंगे कि पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें क्या होती हैं और क्रोमोसोम नंबर का क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे यहाँ पे सीड में या फिर हाइब्रिड्स में। तो सबसे पहली चीज क्या है कि ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि 2n क्या होता है, n क्या होता है, x क्या होता है, डिप्लॉयड स्पीशीज में जो आपका नंबर रहता है वो कितना रहता है ना, n कब x के इक्वल होगा। मोनोप्लॉइड में हमने पिछली बार बात की थी ना कि n x के इक्वल होगा। बताओ भाई, लास्ट टाइम हमने ये सारा डिस्कस किया है ना, बताइए बताइए, लास्ट टाइम ये सारा डिस्कस किया है ना हमने। बोलो, लास्ट टाइम सारा डिस्कस किया है ना, अब बताते ही नहीं हो, याद करो, देखो सामने स्लाइड पे, लास्ट टाइम हमने सारा डिस्कस किया है। हम्म, हाँ जी, बताते ही नहीं हो, मैं पूछ रही हूँ कुछ आपसे, लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा है ना सब कुछ, रिप्लाई नहीं आता है आपका ऑन टाइम, फिर मैं कैसे टॉपिक करवाऊं, बताओ भाई। क्या बोल रहे हैं कि मैम ईयर टू रो थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे ईयर टू रो मतलब कि मेज में, रुको भाई, ठीक है, एक मिनट, कहाँ पे था ईयर टू रो मेथड, ये था ना। ईयर का मतलब है कि मेज में हम कॉब की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ईयर का मतलब है कि हम मेज में कॉब की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, फिनोटिपिक बेसिस पे ईयर को सेलेक्ट करते हैं, कॉब्स को सेलेक्ट करते हैं और उनको बल्किंग नहीं करते, साइड में रख देते हैं, सेपरेट रख देते हैं। ये पॉइंट समझ में आया, बताओ भाई किसका डाउट था, ओम प्रकाश, ये पॉइंट समझ में आया कि हम क्या करते हैं, फिनोटिपिक ट्रेट के बेसिस पे कॉप्स को सिलेक्ट करेंगे, बल्किंग नहीं करेंगे, उनको हम क्या करेंगे, अलग रख देंगे, ठीक है, राइट, ठीक है। और अगले, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, अगले सुनो आगे, अगले सीजन में हम क्या करेंगे, फिर इन्हीं ईयर्स को हम क्या करेंगे, सेपरेट रो में लगा देंगे, राइट। ये दूसरा पॉइंट समझ में आया, मुझे एक एक पॉइंट आपको पूछना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट समझ में आया। इस मेथड को बोलते हैं ईयर टू रो मेथड। जैसे कि ईयर 1 था उसको एक रो में लगा दिया, ईयर 2 था उसका दूसरी रो में लगा दिया, ईयर 3 था उसको अगली रो में बना दिया। तो बेसिकली हमने क्या किया, अलग अलग ईयर को हम क्या करें, अलग अलग रो में लगा रहे हैं, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ईयर टू रो मेथड। चलिए नाउ कहां पहुंचे थे हम, इसी तरह से बेटा इसी स्पीड पे चले रहे ना तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा आज। आशीष बोल रहे ओम भी लाइक आज कंप्लीट नहीं होने देंगे, आज तो मैं कंप्लीट करके रहूंगी जो मर्जी हो जाए, है ना, क्योंकि इसके बाद में हमारे पास क्लासेस नहीं है, तो आज तो कंप्लीट होगा ही होगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनना,
अब मैं आपकी किसी भी बात पे ध्यान नहीं दूंगी क्योंकि मुझे आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवाना है। जो मैं बोलूंगी सुनते चलना। देखो, अगर हम डिप्लॉयड की बात करते हैं या फिर हम पॉलीप्लॉयड स्पीशीज की बात करते हैं, ठीक है, एक बार में सब समझ आ जाएगा, बहुत इजी है, क्रॉसेज हैं, यहां से क्रॉसेज आते हैं। चाहे हम डिप्लॉयड की बात करें चाहे हम पॉलीप्लॉयड की बात करें, जो सोमैटिक नंबर है उसको हम क्या करते हैं 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो गैमेटिक नंबर है उसको हम n से डिनोट करते हैं। ये आप सबने पहले पढ़ा है, मैं आपको बहुत ही अच्छे से इसको दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ। चाहे गैमेटिक नंबर की बात करें चाहे सोमैटिक नंबर की बात करें, अगर गैमेटिक नंबर है तो n होगा, अगर सोमैटिक नंबर है तो आपका 2n होगा। एक इंडिविजुअल जिसमें गैमेटिक क्रोमोसोम n पाए जाते हैं उसको बोला जाता है हैप्लॉइड। तो जहां पे n होगा उसको बोला जाएगा हैप्लॉइड, और जहां पे भी आपको बेसिक क्रोमोसोम होगा वहां पे बेसिक क्रोमोसोम को बोला जाएगा x, यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाएगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं मोनोप्लॉइड। तो मोनोप्लॉइड में x होता है, हैप्लॉइड में आपका n होता है। डिप्लॉइड स्पीशीज में क्या होता है कि ये जो आपका मोनोप्लॉइड है या हैप्लॉइड, मोनोप्लॉइड अगर हम बात करते हैं हैप्लॉइड स्पीशीज में, तो ये बेसिक क्रोमोसोम नंबर और जो आपका गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर होता है ये एक बराबर होता है। तो मोनोप्लॉइड स्पीशीज क्या हो सकती हैं, हमेशा ही आपकी हैप्लॉइड होती हैं, लेकिन हैप्लॉइड आपके हमेशा मोनोप्लॉइड नहीं हो सकते, क्योंकि मोनोप्लॉइड क्या होते हैं केमिकली अगर देखा जाए तो मोनोप्लॉइड्स क्या होते हैं स्टेराइल होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि आप मेज की बात करिए, मेज में 2n क्या है 20 है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे x कितना है आपका 10 है और n भी कितना है आपका 10 है। वीट की बात करें, अगर 2n यहाँ पे 42 है यानी कि x कितना है यहाँ पे 7 है, लेकिन यहीं पे अगर आप n देखोगे तो n कितना है 21 है। दैट मीन्स यहाँ पे x और n इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे x और n इक्वल है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखो, जैसे कि मेज की हम बात करते हैं डिप्लॉयड स्पीशीज की, क्रोमोसोम नंबर x 10 है और हैप्लॉइड क्रोमोसोम m है, वो भी आपका क्या है डिप्लॉयड है, 10 है यहाँ पे। तो यानी कि जब आप डिप्लॉयड की बात करोगे तो डिप्लॉयड में जो n है और x है वो एक बराबर होंगे। वहीं पे अगर आप किसी पॉलीप्लॉइड की बात करोगे तो पॉलीप्लॉइड में ये जो आपका जैसे वीट है ये क्या है हेक्साप्लॉइड है, तो यहाँ पे जो x था वो 7 था, n था 21 था, ये तो बराबर नहीं था। तो पॉलीप्लॉइड में जो आपके x और n है वो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, ठीक है, जरूरी नहीं है इक्वल हो, राइट। समझ आया ये वाला पॉइंट सबको, क्लियर है यहां तक। चलिए अब आगे बात करते हैं। नाउ टर्म जीनोम का क्या मतलब होता है कि कंप्लीट सेट ऑफ, अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की ना डिप्लॉयड स्पीशीज, तो हम उसको क्या बोल देते हैं जीनोम बोल देते हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ जीनोम सेट बोल देते हैं। यानी कि हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हम बता रहे हैं कि इसका प्लॉइडी लेवल क्या है, हम क्या बता रहे हैं कि प्लॉइडी लेवल यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो जैसे कि अब हमारे पास में आपने सुना होगा डायहैप्लॉइड्स होते हैं। डायहैप्लॉइड्स क्या होते हैं कि जब भी हमारे पास में ये जो आपकी क्रोमोसोम डबलिंग हो जाएगी तो हैप्लॉइड का सेट अगर आपका डिप्लॉयड बन जाता है, ठीक है, यानी कि जब भी हैप्लॉइड से क्रोमोसोम डबलिंग होगी कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड बनेगा तो उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं डायहैप्लॉइड। ये चीज समझ में आया, डाई मतलब दो, हैप्लॉइड मतलब हैप्लॉइड, ठीक है। तो कभी भी क्रोमोसोम डबलिंग होगी तो जो भी आपका ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड से डिप्लॉयड बन जाएगा दैट इज नोन एज डायाहैप्लॉइड, दो हैप्लॉइड है, ठीक है, या इसी को हम क्या बोलेंगे डबल हैप्लॉइड, या मैं इसी को क्या बोल सकती हूँ डबल हैप्लॉइड, दो हैप्लॉइड है ना तो क्या बोलेंगे डबल हैप्लॉइड, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द हैप्लॉइड ऑफ अ टेट्राप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डायाहैप्लॉइड, ठीक है। अगर आपका कोई टेट्राप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उसका अगर हैप्लॉइड है तो वो क्या बन जाएगा डायाहैप्लॉइड बन जाएगा। Chromosome doubling in haploids is instantly creates complete homozygosity, unlike inbreeding, which requires 8 to 9 generations to achieve near complete homozygosity. अगर आप हैप्लॉइड में डबलिंग कर देते हो क्रोमोसोम की तो आपको एकदम से होमोजाइगोसिटी मिल जाती है। अगर आप इनब्रीडिंग करोगे तो आपको 8 से 9 जनरेशन लगेंगी, बहुत सारा टाइम लग जाएगा होमोजाइगोसिटी लाने में। यहाँ पे आप सिर्फ क्रोमोसोम डबलिंग कर रहे हो और एकदम से आपको होमोजाइगोसिटी देखने को मिल रही है। आगे बात करते हैं, ये आप एक बार देख लेना, ठीक है, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं यहाँ पे हैप्लॉइड प्लांट्स के, ठीक है, एक बार इसको चेक पढ़ लेना।
ठीक है, नाउ यहां पे बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में कि फर्स्ट इंड्यूस्ड हैप्लॉइड किसने डेवलप किया था? जॉर्गनसन ने डेवलप किया था 1928 में। पॉलन कल्चर के थ्रू पहला हैप्लॉइड जो ऑब्टेन किया था वो गुहा एंड महेश्वरी ने डेवलप किया था दतूरा में 1964 में। ये फैक्ट जरूर पढ़ लेना, ठीक है, राइट। नाउ अब हम बात करेंगे दूसरी टेक्निक के बारे में विच इज नोन एज बल्बोसम टेक्निक। ये जो बल्बोसम टेक्निक है ये काशा एंड काओ ने दी थी 1970 में। और ये बल्बोसम टेक्निक बेसिकली क्या है? हैप्लॉइड्स की प्रोडक्शन के लिए है बार्ले में। और हैप्लॉइड की प्रोडक्शन कैसे होती है? जैसे कि जो आपका हॉर्डियम वल्गेर है और जो आपका बल्बोसम है, इसके बीच में हम क्या करते हैं? क्रॉस करवाते हैं। इस टेक्निक को हमने वीट में भी अप्लाई किया है। तो हेट्रोप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट, है ना। प्लॉइडी मतलब कि हम लेवल्स की बात कर रहे हैं। तो एन इंडिविजुअल विद डेविएशन फ्रॉम द डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन इज नोन एज हेट्रोप्लॉइड एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड हेट्रोप्लॉइडी। अब हमने ये जो हेट्रोप्लॉइडी है इसके बारे में 2-3 बार हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, पहले भी हम कवर कर चुके हैं, यहाँ पे भी आगे आएगा, तो जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में। अब इस टॉपिक को हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी मैं क्रॉसेस भी करवाऊंगी। बीच में एक टॉपिक है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का, क्योंकि पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन से रिलेटेड लॉ भी पढ़ लेते हैं। ये लॉ आपने पहले भी पढ़ा होगा। हार्डी-वेनबर्ग लॉ क्या बोलता है कि जो एलील है या फिर जो भी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है अगर वो लार्ज होंगी तो जो मेंडेलियन पॉपुलेशंस हैं, अगर हम किसी मेंडेलियन पॉपुलेशन की बात करते हैं, लार्ज मेंडेलियन पॉपुलेशन की, तो जो भी जीन है, एलील है या फिर आपके जीनोटाइप है वो कांस्टेंट रहते हैं जनरेशन से जनरेशन। अगर आप सिलेक्शन नहीं करोगे, म्यूटेशन नहीं करोगे, माइग्रेशन नहीं होगी, कोई ड्रिफ्ट नहीं होगी, तो ये कैरेक्टर्स आपके कांस्टेंट रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी पॉपुलेशन को कि कोई पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में कब आती है, तो अगर उसके जीनोटाइप्स की हम बात करें, लेट सपोज फ्रीक्वेंसी क्या है जीनोटाइप्स की? ए है और ए है, ठीक है। और अगर हम इनके जीन्स की फ्रीक्वेंसीज की बात करें, जैसे कि पी स्क्वायर है, 2pq है और क्यू स्क्वायर है, तो इनका अगर आप सम करोगे तो ये 1 के इक्वल आएगा, यानी कि ये कांस्टेंट रहेगा। चाहे कोई population is at equilibrium or not can be tested using the chi-square test. This equilibrium occurs under the following conditions: large population size, random mating, no mutation, no migration, no selection. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये वाला जो इक्विलिब्रियम है, जो जीन्स का इक्विलिब्रियम है, ये तभी अचीव होता है अगर कोई भी म्यूटेशन नहीं होगी, कोई भी माइग्रेशन नहीं होगी, कोई भी सिलेक्शन नहीं होगी, कोई भी जेनेटिक या रैंडम आपको ड्रिफ्ट नहीं देखने को मिलेगा, तभी ये जो आपके फैक्टर्स हैं ये आपके कांस्टेंट रहेंगे। तो ये जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। जैसे कि पहला फैक्टर यहाँ पे दिया है माइग्रेशन, जीन फ्लो। अगर कोई भी इंडिविजुअल्स आपके पॉपुलेशन से अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं तो जीन फ्लो जो है अल्टीमेटली नए एलील्स आएंगे या फिर नए एलील्स बाहर जाएंगे। तो ये जो आपका फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं? रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में डिसाइड करते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसा रहेगा, ठीक है, राइट। ये जो फैक्टर्स जो आपकी इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट करते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एवोल्यूशनरी फोर्सेस भी बोल देते हैं, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि एवोल्यूशनरी फोर्सेस बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन तो आप सबको पता है, सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा है, यहां से भी आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट है रैंडम ड्रिफ्ट। रैंडम ड्रिफ्ट क्या होता है कि जब भी आपको जीन फ्रीक्वेंसी में कोई भी रैंडम चेंज देखने को मिलता है, किसी भी टाइप का एकदम से अगर आपको चेंज देखने को मिलेगा तो हम उसको क्या बोल देते हैं? रैंडम ड्रिफ्ट बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनब्रीडिंग। अगर आपकी इनब्रीडिंग भी होगी तो भी आपको यहाँ पे जो इनब्रीडिंग है वो भी डिसाइड करेगी कि आपकी पॉपुलेशन में क्या चीज ज्यादा होगी। आपको पता है होमोजाइगोसिटी इनब्रीडिंग से आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला है सिलेक्शन। सिलेक्शन में आपको पता है कि सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन अगर इंडिविजुअल्स का होगा तो हम उसको तो हर एक इंडिविजुअल जो है अपने सर्वाइवल के लिए क्या होता है? सिलेक्शंस होती है ना, बेस्ट वन आगे जाता है, ठीक है। तो जो आपके अनडिजायरेबल इंडिविजुअल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट। नाउ अब हम बात करेंगे प्लॉइडी लेवल के बारे में। तो प्लॉइडी लेवल में आप देखिए यूप्लॉइडी है, एन्यूप्लॉइडी है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फटाफट देखना। मोनोप्लॉइडी है, डिप्लॉइडी है, पॉलीप्लॉइडी है।
एन्यूप्लॉइडी में हाइपोप्लॉइडी है, हाइपरप्लॉइडी है। अब यूप्लॉइडी में हमने क्या बोला था, पूरे के पूरे हमने सेट की यहाँ पे बात की थी, क्रोमोसोमल सेट के बारे में। और एन्यूप्लॉइड में हमने बोला था कि जो नंबर है वो या तो इंक्रीज होगा या तो वो डिक्रीज होगा। अगर ये नंबर आपका डिक्रीज होता है, जैसे कि -1 है, -2 है, -1 है, -1 है, तो ये हाइपोप्लॉइडी में आएगा। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो ये किस में आएगा, हाइपरप्लॉइडी में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोनोप्लॉइडी में x है, 2x है, 3, 4, 5, 6 जितना भी है, ये सारे आपके यूप्लॉइडी में आ रहे हैं। जब हम कंप्लीट सेट की बात करें, जब एक जा रहा है या एक आ रहा है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एन्यूप्लॉइडी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो पॉलीप्लॉइडी में हम फर्दर ऑटो पॉलीप्लॉइडी लिखा है, एलो पॉलीप्लॉइडी लिखा है। अब यहाँ से आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं, ठीक है। एक टेबल मैंने आपको यहाँ पे दिया है, पहले आप इसको देखिए कि जितनी भी हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूप्लॉइड है, यूप्लॉइड में हमने क्या बोला था कि कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट देखने को मिलता है। ऑटो पॉलीप्लॉइड में जीनोम आपके आइडेंटिकल होते हैं, मोनोप्लॉइड में सिंगल जीनोम है, डिप्लॉइड में 2x है, ऑटो ट्रिप्लॉइड की बात करें 3x है, टेट्राप्लॉइड में 4x हो जाएगा, है ना, पेंटाप्लॉइड में 5x हो जाएगा। वैसे ही अगर हम एलो की बात करते हैं तो एलो में आपके जो डिफरेंट है उनका कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये टेबल आपने एक बार देख लेना है। जैसे कि हमने एन्यूप्लॉइडी बोला था, तो हमने बोला था कि उसमें 2n में से कुछ आपके जो क्रोमोसोम्स हैं, एक या एक से ज्यादा या फ्यू क्रोमोसोम्स क्या होंगे, मिसिंग होंगे, है ना। तो यहाँ पे उसी तरह से एन्यूप्लॉइडी दिया गया है। एन्यूप्लॉइडी में हमने हाइपोप्लॉइडी की बात की थी, मोनोसोमिक की बात की थी, डबल मोनोसोमिक की बात की थी, नेलिसोमिक की बात की थी। हाइपरप्लॉइडी में हमने ट्राइसोमिक की बात की थी, टेट्रासोमिक की बात की थी, डबल ट्राइसोमिक की बात की थी। उस टाइम मैंने आपको कहा भी था कि जितनी भी चीजें मैं आपको बाद में दे दूंगी, तो यहाँ पे मैंने आपको टेबल की फॉर्म में यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल से आपको सारा क्लियर हो जाएगा, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। नाउ अब हम आगे बात करते हैं यूप्लॉइडी में क्या क्या एग्जाम्पल है। तो अब ध्यान से सुनते रहना, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो थ्योरी है वो मैंने आपको पहले करवा दी है, ठीक है। वही थ्योरी आप एक बार में पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अब हम बात करेंगे कि हमारे पास में यूप्लॉइडी में क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो यूप्लॉइडी में हमने क्या कहा कि क्रोमोसोमल नंबर में जो है वो चेंज हमें सेट में देखने को मिलता है, सेट में। तो सेट में देखो, जैसे कि हमने बोला कि या तो डिप्लॉइड होगा या तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या है, ट्रिप्लॉइड है, 3x है। जैसे कि हम बात करते हैं ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, जिनमें आपके 3 जीनोम पाए जाते हैं। टेट्राप्लॉइड जहां पे हम 4 की बात करते हैं, हेक्साप्लॉइड जहां पे हम 6 की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑटोप्लॉइडी में क्या होता है कि जो आपका एडिशनल सेट होता है वो सेम स्पीशीज से आता है, ठीक है। ध्यान से सुनना है बात कि ऑटोप्लॉइडी में क्या होता है, सेम स्पीशीज से आता है। ऑटो मीन सेम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम एलो की बात करते हैं तो डिफरेंट स्पीशीज से आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑटो में आपके पास में मान लो ए है, तो जो दूसरा सेट आएगा वो भी ए ही आएगा। अगर बीबी है तो दूसरा सेट भी बीबी आएगा। अगर सीसी है तो दूसरा सेट भी सीसी आएगा। लेकिन अगर आप एलो पॉलीप्लॉइडी की बात करते हो, अगर सेट आपका यहाँ पे है ए, तो जो दूसरा सेट आएगा वो बीबी आएगा। अगर यहाँ पे बीबी है तो दूसरा सेट ए आएगा। अगर यहाँ पे सीसी है तो दूसरा सेट बीबी आ सकता है या फिर ए आ सकता है, ठीक है। सेम सेट नहीं आएगा एलो में, एलो में हमेशा डिफरेंट आएगा, ऑटो में आपका हमेशा सेम आएगा। चलिए, ये जीनोम हमेशा सेम रहेगा। नाउ अब अगर हम बात करते हैं कि पॉलीप्लॉइडी को हम कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, तो पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करने के लिए एक तो टेम्परेचर शॉक्स है, जैसे कोल्ड ट्रीटमेंट दे दो, सेंट्रीफ्यूगेशन है, कुछ रेज होती हैं जैसे कि एक्स रेज होगी, गामा रेज होगी, या फिर केमिकल एजेंट्स का यूज होता है। सबसे कॉमन जो केमिकल एजेंट का यूज होता है दैट इज कॉल्चिसिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कई बार ना एग्जाम में ये पूछा जाता है कि क्रोमोसोम नंबर को डबल करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉल्चिसिन का यूज किया जाता है, जो क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को डबल कर देता है। सबसे इफेक्टिव एंड सबसे वाइडली यूज्ड है ये, जो कि आपका क्रोमोसोम डबलिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये जो आपका क्रोमोसोम डबलिंग इफेक्ट है कॉल्चिसिन का, ये सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, ब्लेक्सली एंड निबेल ने 1937 में। क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं डबलिंग की, तो ये कॉल्चिसिन आखिरकार करता क्या है, ये बाइंड कर जाता है एक प्रोटीन के साथ, जिस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो याद रखना कॉल्चिसिन किसके साथ बाइंड करता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनकी फॉर्मेशन में इनहिबिशन कॉज करता है। और आपको पता है किस टाइम पे, मेटाफेज के टाइम पे,
ठीक है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को असेंबल नहीं होने देता है और सिस्टर क्रोमेटिड्स की मूवमेंट नहीं होने देगा एनाफेज के टाइम पे। हमने पढ़ा था ना कि जब भी एक्स्ट्रा सेट जाएगा या एक्स्ट्रा कोई भी नंबर जाएगा एनाफेज पे ही जाता है, क्योंकि जो मूवमेंट है, मूवमेंट अगर प्रॉपर हो रही है सेग्रीगेशन तो नॉर्मल इंडिविजुअल बनेगा, लेकिन अगर सेग्रीगेशन में एक्स्ट्रा सेट आ गया या एक्स्ट्रा जीनोम आ गया तो इंडिविजुअल आपका बिल्कुल ही डिफरेंट बनेगा, है ना। ठीक है, राइट। तो दिस इज कॉल्चिसिन। नाउ क्वेश्चन आता है कि कॉल्चिसिन कहां से ऑब्टेन करते हैं। तो कॉल्चिसिन जो है ये आपका एक केमिकल है जो कि कहां से मिलता है, जैसे कि बल्ब लाइक कॉम्स एंड सीड्स। कौन सा है? कॉल्चिशियम ऑटोमनेल, ठीक है, जो आपका ऑटम क्रोकस है वहां से इसको ऑब्टेन किया जाता है, उसके बल्ब से और उसके सीड्स पे। ठीक है, फैमिली क्या है इसकी? कॉल्चिकेसी है, पहले लिलिएसी में रखा गया था, अब क्योंकि बल्ब लाइक कॉम्स हैं तो अब इसकी जो फैमिली है वो क्या है? कॉल्चिकेसी है। केमिकल फॉर्मूला C22H25O6N। ठीक है जी, कॉल्चिसिन के बारे में हमने सारे जितनी भी चीजें थी वो सारी कवर कर ली। नाउ अब हम बात करेंगे ऑटोट्रिप्लॉइड्स के बारे में। ऑटोट्रिप्लॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑटोट्रिप्लॉइड्स का क्या फायदा होता है इस बारे में बात कर लेते हैं और क्या एग्जाम्पल है इस बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑटोट्रिप्लॉइडी जैसे कि आप लोग क्या करते हो, यहां से शुरू करते हैं, स्टेराइल होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन खाते हो, है ना, बनाना खाते हो, तो यहाँ पे जो बनते हैं ऑर्गेनिजम्स वो आपके ऑटोट्रिप्लॉइड्स होते हैं। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑटोट्रिप्लॉइड का होता है वो क्या होता है कि एक तो स्टेराइल होते हैं और दूसरा क्या है कि सीड फॉर्मेशन यहाँ पे आपकी नहीं होती है, ज्यादा सीड फॉर्मेशन होती नहीं, सीडलेसनेस होती है बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि ट्रिप्लॉइड्स आर जनरली हाईली स्टेराइल, जैसे कि वाटरमेलन है, बनाना है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अनबैलेंस्ड गैमीट्स, क्योंकि यहाँ पे गैमीट्स आपके डिफेक्टिव गैमीट्स बनते हैं इन मियोसिस, बट इन केसेस दे आर हाईली फर्टाइल। अब आपसे पूछ सकता है कि ट्रिप्लॉइड्स क्या होते हैं? जनरली वो आपके स्टेराइल होते हैं। एग्जाम्पल बताओ ऐसे ट्रिप्लॉइड का जो कि फर्टाइल है, कुछ केसेस में। एक्सेप्शन क्या है? स्पिनिच। स्पिनिच क्या होता है आपका? हाईली फर्टाइल होता है। बाकियों को देखोगे वो कैसे होते हैं? आपके स्टेराइल होते हैं। स्पिनिच भी क्या है? ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, अगला ये क्या बोलता है कि इनका जो यूजफुलनेस है वो कहां पे है? एसेक्सुअल प्रोपेगेटेड स्पीशीज में, जैसे कि एप्पल है, बनाना है, शुगर बीट है, वाटरमेलन है, इन सब में इसका रोल है। ठीक है, अब देखो सीडलेस वाटरमेलन की बात करें, कमर्शियली इसको जापान में ग्रो किया जाता है। जो ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन है उनमें हम क्या करते हैं, जैसे कि टेट्राप्लॉइड और डिप्लॉइड का क्रॉस करवाते हैं और हम ट्रिप्लॉइड, हमें जो वाटरमेलन है वो मिल जाते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रिप्लॉइड प्लांट्स हैं इनमें जो सीड्स बनते हैं वो फॉल्स सीड्स होते हैं, रूडिमेंट्री सीड्स होते हैं, ट्रू सीड नहीं होते हैं। ठीक है, और ये जो मोनोप्लॉइड्स हैं और ट्रिप्लॉइड्स हैं इसमें हम सिर्फ क्लोनल प्रोपेगेशन के थ्रू ही इनको मेंटेन कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले क्लोनल प्रोपेगेशन होता है, क्या होता है अभी हमने पढ़ा था, तो उसके थ्रू ही मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ऑटो टेट्राप्लॉइड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एग्जांपल ऑफ नेचुरल ऑटो टेट्राप्लॉइड, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्या एग्जांपल है यहाँ पे? पोटैटो, पोटैटो। ठीक है, तो और दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है? ल्यूसर्न। ठीक है, ल्यूसर्न। दोनों क्या है? नेचुरल ऑटो टेट्राप्लॉइड्स हैं, दोनों ही क्या है? नेचुरल ऑटो टेट्राप्लॉइड्स हैं। ठीक है, राइट, क्लियर है यहां तक? यहां तक पता चल गया? चलिए अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। नींद आ रही ओम प्रकाश तो पानी वगैरह पी लो, ऐसा करो। ठीक है, क्योंकि आपकी इसी नींद के चक्कर में सब लोगों की वजह से हमारा सिलेबस इतना लेट चल रहा है ना, और आज भी जब हम कंप्लीट कर रहे हैं तब भी आप कंप्लीट नहीं होने दे रहे हो। चलिए, सो अब टेट्राप्लॉइड्स की अगर हम बात करते हैं, टेट्राप्लॉइड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि जो कर्नल साइज है वो लार्ज देखने को हमें मिलता है। ठीक है, एडवर्स कंडीशंस में भी ये क्या कर जाते हैं? एमर्ज कर जाते हैं। और कुछ आपकी टेट्राप्लॉइड राई वेराइटीज हैं जो कि आपकी कल्टीवेशन के लिए भी रिलीज की गई है, जिसके एग्जाम्पल यहाँ पे है। नाउ अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी हमारे पास में ऑटो टेट्राप्लॉइड जो आपके वेराइटीज हैं वो प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑटो टेट्राप्लॉइड की, सबसे पहले वो विंकलर ने बनाया था। ठीक है, जो फर्स्ट आपका ऑटो टेट्राप्लॉइड था वो विंकलर ने बनाया था, किसमें? सोलेनम निग्रम में। और एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि पोटैटो है, अल्फा अल्फा है, ठीक है, तो ये आपका टेट्राप्लॉइड में आता है। बनाना की बात करें ट्रिप्लॉइड में आता है। स्वीट पोटैटो की बात करें ये हेक्साप्लॉइड में आता है, ऑटो में ही आता है। ये आपको पता होना चाहिए किसका एन कितना है, किसका एक्स कितना है, और कौन ट्रिप्लॉइड है, कौन सा टेट्राप्लॉइड है। ठीक है, ये पढ़ लेना, मैंने डायरेक्ट आपको सारे टेबल्स दे दिए हैं, नोट्स में मैंने एक एक चीज आपको दी है यहाँ पे। अगला हमारे पास में है ट्रिटिकेल। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फर्स्ट मैन मेड सीरियल कौन सा है, जो कि आपका
एलो पॉलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल है, तो वो आपका ट्रिटिकेल है। डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो ट्रिटिकेल क्या है? आपका फर्स्ट आपका मैन मेड सीरियल है, जो कि आपका एग्जाम्पल है सिंथेटिक एलो पॉलीप्लॉइड का। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ना कुछ क्रॉसेस बताती हूँ एलो पॉलीप्लॉइड के। ये वो क्रॉसेस थे जिनकी मैं बात कर रही थी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से डिफरेंट एग्जाम्स में बनते हैं। चाहे वो आपके एमएससी एंट्रेंसेस की बात कर लो, चाहे आप अपने एफओ की बात कर लो, चाहे एफसीआई की बात कर लो, कहीं की भी बात कर लो, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में एम्फी डिप्लॉइड। अब देखो एलो टेट्राप्लॉइड को हम क्या बोलते हैं? एम्फी। एम्फी मीन्स बोथ, है ना, बोथ मतलब कि अलग अलग हम स्पीशीज की बात कर रहे हैं। डिप्लॉइड का मतलब है दो का ले रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे टेट्राप्लॉइड है। ठीक है, तो ये जो आपका एम्फी डिप्लॉइड है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? एलो टेट्राप्लॉइड बोल देते हैं। इसमें दो सेट आते हैं। किससे आते हैं? डिफरेंट स्पीशीज से आते हैं। स्पीशीज कितनी होती है? दो होती है। दो स्पीशीज, दो डिफरेंट से आएंगे सेट। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एम्फी डिप्लॉइड बोल देते हैं, या फिर हम उसको एलो टेट्राप्लॉइड बोल देते हैं। जैसे कि देखो, ये स्पीशीज ए है, ये स्पीशीज बी है, यहां से ए आया, यहां से बी आया, यहां पे F1 बन गया। अब हमने क्या किया? ये तो एक ही सेट बना, हमें इसको डबल करना है। हमने यहाँ पे क्या डाला? कॉल्चिसिन डाला, और ये हमारा AABB बन गया। समझ आया? ये स्टेराइल था, लेकिन डबलिंग के बाद में ये फर्टाइल बन गया। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? क्या बोल रहे मैम? पानी नहीं पियो? बस पीऊंगी अभी, है ना, दवाई खाऊंगी इस टाइम पे पीऊंगी। ठीक है, चलिए डन। अगला हमारा है नेचुरल एलो पॉलीप्लॉइड्स। नेचुरल एलो पॉलीप्लॉइड्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट है, ठीक है, कॉफी है, राइट। मैंने साथ में क्रोमोसोम नंबर भी दिया है, ब्रैकेट में लिखा भी है कौन सा क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और जहां पे डाउट होगा क्रॉस चेक एक बार कर लेना। ठीक है, राइट। एग्जाम्पल क्या आ गया? जैसे कि ग्राउंड नट है और कॉफी है। अगला हमारे पास में है नागा हरू ट्रायंगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है, तो देखो नागा हेरू ट्रायंगल की अगर हम बात करें, 1935 में नागा हरू ने प्रपोज किया था कि टेट्राप्लॉइड स्पीशीज ऑफ ब्रासिका कैसे बनता है। तो उन्होंने एक ट्रायंगल दिया जिसको बोला गया यूज ट्रायंगल। यूज ट्रायंगल क्या होता है? ये बताता है, जैसे मान लो यहां पे भी आपकी कोई स्पीशीज है, यहां पे भी स्पीशीज है, यहां पे भी स्पीशीज है, तीन यहां पे स्पीशीज ले लो। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, ध्यान से सुनना। तीन स्पीशीज हमने यहां पे ले ली। एक यहां पे मैंने ले ली ब्रासिका निग्रा, ठीक है, यहां पे मैंने ले ली ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, और यहां पे मैंने ले ली ब्रासिका ओलिरेसिया। अब इन दोनों के बीच में जो क्रॉस आता है उसको यहां पे लिख दो, इन दोनों के क्रॉस से जो बनता है उसको यहां पे लिख दो, इन दोनों के क्रॉस से जो बनता है उसको यहां पे लिख दो। बस ये ट्रायंगल याद कर लो, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपको यहां पे बताती हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले है ब्रासिका निग्रा, जिसका एन क्या है? 8 है। और डिप्लॉइड अगर हम देखें तो 2n कितना है? 16 है। यहां पे देखिए ये है ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, जिसका एन 10 है। डिप्लॉइड में 2n कितना हो जाएगा? 20। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास में है ब्रासिका ओलिरेसिया, जिसका एन 9 है। 2n कितना है? यहाँ पे 18 है। ठीक है, ये हमारे पास में इसका 16 है, इसका 20 है, इसका कितना है? आपका 18 है, याद रखना। अब हम क्या करते हैं, जब हम सबसे पहले निग्रा के साथ में क्रॉस करवाएंगे ओलिरेसिया का, निग्रा एंड ओलिरेसिया का जब हम क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे बनता है ब्रासिका कैरिनेटा, जिसका एन कितना हो जाएगा? आपका 17 हो जाएगा। कैसे हुआ एन 17? 9 इसके थे, 9 इसके थे, और 8 इसके थे। तो देखो 9 इसके थे, 8 इसके थे, कितना हो गया? 17 हो गया। ये निग्रा है, ये कैरिनेट, और ये ओलिरेसिया क्या बनाया इसने? कैरिनेटा बनाया। क्या बोल रहे हैं कि मैथ की एक्स्ट्रा क्लास लगी है 2 बजे? कोई बात नहीं, ये भी मैथ ही चल रहा है। 9 और 8 17, है ना। आगे देखो, ये आपका क्या है? निग्रा है। ये आपका क्या है? कंपेस्ट्रिस है। इसका कितना था? 8 था। इसका कितना था? 10 था। अब यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस बना तो बना जुन्सिया। एन कितना हो गया? 10 और 8 कितने होते हैं? 18, और ये बन गया 2n, इसका 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओलिरेसिया है, यहाँ पे कंपेस्ट्रिस है। इसका एन कितना था? 9 था। इसका कितना था? 10 था। यहाँ पे नेपस का कितना एन आ जाएगा? 19 आ जाएगा। डबल कर दोगे कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। क्लियर है सबको? समझ में आया यूज ट्रायंगल क्या है? क्लियर है सबको?
चलिए समझ आ गया, बताओ यहां तक क्लियर है? यूज ट्रायंगल। चलिए बताइए यहां तक क्लियर है? ट्रायंगल क्लियर हुई? ठीक है, लिख लिया? ठीक है, अब ये सारा हो गया। नाउ अब आपके लिए यहां से एक होमवर्क है, ठीक है, मैं ही करवा देती लेकिन अभी टॉपिक और भी है, तो बहुत सिंपल सा होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि इनके जो कॉमन नेम है वो लिख लेने हैं अपने साथ में, ताकि आपका पूरा टॉपिक एक जगह कंप्लीट हो जाए। जितने भी कॉमन नेम है इनके सारे साथ में लिख लेने हैं, ठीक है। नाउ अब अगला है, अब ट्राइंगल में आप देखिए कि यहाँ पे क्लियरली बताया कि किसका क्रॉस क्या है। ये सारा क्रॉस मैंने यहां से लिखा है, ठीक है, जो ट्राइंगल का क्रॉस है ये क्रॉस मैंने यहीं से लिखा है, ठीक है। नाउ अगला है वीट। वीट क्या है आपका? एलोहेक्साप्लॉइड। याद रखना वीट क्या है? एलोहेक्साप्लॉइड है। अब अगर हम एलोहेक्साप्लॉइड की बात करते हैं, सबसे पहले मैकफेडन और सीरिस ने 1946 में कंफर्म किया था इसको, ठीक है, कि ट्रिटिकम एस्टिवेटम जो है वो कैसे बन सकता है। तो देखो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपको पूछा भी जाता है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले ट्रिटिकम मोनोकोकम है जिसका 2n कितना है? 14 है, डिप्लॉयड है। एक हमने अननोन डिप्लॉयड स्पीशीज ली जिसका 2n कितना था? 14 था। अब हमने क्या किया? इसकी क्रोमोसोम की डबलिंग कर दी और अल्टीमेटली डबलिंग करने के बाद में हमें एक एलो टेट्राप्लॉइड मिला, दैट इज टी टर्जिडम। और साथ में हमें एक और हमने क्रॉसिंग की डिप्लॉयड स्पीशीज के साथ में जो थी टी टाउशी। और इन दोनों का क्रॉस करने के बाद में लास्ट में जब हमने डबलिंग की तो हमें मिला ट्रिटिकम एस्टिवम जिसका 2n कितना था? 42 था, ठीक है। तो हमने क्या किया? पहले दो स्पीशीज के बीच में, डिप्लॉयड स्पीशीज के बीच में क्या किया? क्रॉसिंग करवाई। जो आया उसमें हमने कॉल्चिसिन से डबलिंग की, फिर जो आया उसके साथ में किसी और की क्रॉसिंग करवाई और लास्ट में हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम बना, ठीक है, जो जब हम बात करते हैं एलोहेक्साप्लॉइड वीट की, ठीक है। अगला हमारे पास में है कि सोर्स ऑफ ए जीनोम इन वीट, ये जो क्रॉस है इसी में बताया ए जीनोम कहां से आया? ट्रिटिकम मोनोकोकम से आया। डी जीनोम किससे आया? ट्रिटिकम टॉशी से आया। और बी जीनोम जो था वो अननोन था, जैसे ये है आई एम सो सॉरी, ए है, ये बी जीनोम है, ये आपका सी बना, इसके साथ डी का क्रॉस करवाया तो लास्ट में आपका ई बना, ठीक है। ये लिखा है आगे ए बी सी डी ई, ठीक है, इसी को एक्सप्लेन किया आगे। अगला हमारे पास है कॉटन का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो कॉटन की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन में हमने क्या किया? जो भी आपका गॉसिपियम हर्बेशियम था जिसका 2n कितना है? 26 है, और दूसरा है आपका गॉसिपियम रेमोंडी, इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवाया और यहाँ पे आपको F1 मिल गया, ठीक है। F1 मिलने के बाद में हमने क्या किया? डबलिंग ऑफ यहाँ पे क्रोमोसोम कर दिया और हमें फिर मिला गॉसिपियम हर्स्यूटम। तो कॉटन का क्रॉस ये है, ठीक है। तो जो आपका गॉसिपियम हर्बेशियम है, वार एफ्रिनेकम है इसके बीच में, और जो गॉसिपियम रेनमोंडी है ये दोनों का 2x कितना है? 2n कितना है? 26 है। इनके बीच में हमने क्रॉस करवाया और उसके बाद हमने क्या किया? अल्टीमेटली जो टेट्राप्लॉइड आपका कॉटन है वो 52 बना, ठीक है, राइट। चलिए अगला हमारे पास में है निकोशियाना टेबेकम। अब देखो अगर निकोशियाना टेबेकम की बात करते हैं, ये किसका क्रॉस है? निकोशियाना सिल्वेस्ट्रिस, निकोशियाना टोमेंटोसा, जिससे हमारे पास बना निकोशियाना टेबेकम। वैसे अगर हम बात करते हैं निकोशियाना रस्टिका की, तो निकोशियाना रस्टिका किसका क्रॉस है? निकोशियाना पेनिकुलेटा, निकोशियाना अंड्यूलेटा, ठीक है। अगला आर्टिफिशियल या सिंथेटिक एलोपॉलिप्लॉइड, जहां से पूछा जाता है ट्रिटिकेल और रेफेनोब्रासिका, यहां से पूछा जाता है ट्रिटिकेल एंड रेफेनोब्रासिका, ठीक है। ज्यादा नहीं पूछा जाता, सिंपली कॉटन का पूछा जाता है, वीट का पूछा जाता है, रेफेनोब्रासिका का पूछा जाता है ना, ये कॉमन पूछे जाते हैं। नाउ ट्रिटिकेल की अगर हम बात करें, अब मैंने ट्रिटिकेल के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्या क्या फैक्ट्स हैं कि जो ट्रिटिकेल है फर्स्ट मैन मेड सीरियल इन द वर्ल्ड है,
ठीक है। और अगर हम फर्टाइल हाइब्रिड की बात करें, सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था? रिम्पो ने रिपोर्ट किया था। कब रिपोर्ट किया था? 1891 में रिपोर्ट किया था। ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको फोटो क्रॉस दिखा देती हूँ। तो ट्रिटिकेल किसका क्रॉस होता है? वीट और राय का क्रॉस होता है। तो वीट का तो आपको सबको पता है, वीट इंटू राय हमने किया। ये जो था ये आपका टेट्राप्लॉइड था, ये क्या था? आपका डिप्लॉइड था। तो यहाँ पे बन गया जी F1 हाइब्रिड। अब आपने क्या किया? जो F1 हाइब्रिड था वो स्टेराइल था, तो इसको स्टेराइल था तो हमने फर्टाइल बनाना, तो हमने कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट दिया, तो यहाँ पे आपको हेक्साप्लॉइड मिल गया। ठीक है, देखो इसको फटाफट से। फिर अभी हम 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रही हूँ पानी पीने के लिए, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फटाफट से देखिए क्या क्या क्रॉस था, क्या क्या है, और उसके बाद में कुछ फैक्ट्स हैं उसको देखिए सामने स्क्रीन पे कि क्या है। ठीक है, चलिए तब तक आप भी पानी पी लीजिए साथ साथ में। ठीक है जी, यहां तक समझ आया सबको? क्लियर है यहां तक? चलिए यहां तक क्लियर है सबको? बता दो भाई, समझ आया? चलिए बस 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं, तब तक आप देखो क्रॉस कैसे बना, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे। देखो फटाफट से फैक्ट्स को देखिए जल्दी से, और फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बस 1 मिनट के अंदर। ठीक है, फटाफट से देखो। ये क्रॉसेस आपको ना पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, क्रॉसेस देखने पड़ेंगे आपको ये। राइट, ठीक है, फैक्ट्स को देखिए फटाफट से, फिर हम अभी बस कंटिन्यू करने वाले हैं आगे। चलिए करें कंटिन्यू। ओके देन, नाउ अब हम बात करेंगे आगे। ठीक है, फैक्ट्स देख लिए नाउ। अब है ऑक्टाप्लॉइड ट्रिटिकेल। यही चीज किसने पूछी थी? अभी किसी ने ऑक्टाप्लॉइड ही कैसे बनता है, तभी मैंने यहाँ के लिए वेट किया। ठीक है, चलिए सो हमारे पास पे ऑक्टाप्लॉइड ट्रिटिकेल, इसमें हम क्या करते हैं, जो हेक्साप्लॉइड वीट है और राय है उसका दोबारा से क्रॉस करवाते हैं। पहले हमने हेक्साप्लॉइड वीट बना लिया, फिर जो हेक्साप्लॉइड वीट बना उसके साथ में हमने राय का क्रॉस करवा दिया, तो हमारे पास में बन गया ऑक्टाप्लॉइड। जैसे कि वीट है ट्रिटिकम टर्जिडम, साथ में राय है जो कि सिकेल सीरियल है। हमने क्या किया, इन दोनों का क्रॉस करवा दिया, ये था 42, ये था 14, और हमारे पास F1 हाइब्रिड बन गया। लेकिन अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, F1 हाइब्रिड क्या है? स्टेराइल। हमें क्या करना है, इसको फर्टाइल बनाना है। हम क्या करेंगे, कॉल्चिसिन से ट्रीटमेंट करेंगे, बन गया जी ट्रिटिकेल ऑक्टाप्लॉइड। किसने पूछा था ये? ओम ने पूछा था। हाँ जी, हो गया क्लियर। ठीक है, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला है फर्स्ट सिंथेसाइड स्पीशीज। ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो आपका ट्रिटिकेल है किसने बनाया था। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब फर्स्ट सिंथेसाइड स्पीशीज जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन थी, दैट वाज निकोशियाना डायग्लूटा, जहां पे निकोशियाना ग्लूटिनोसा और निकोशियाना टेबिकम का क्रॉस करवाया गया था। ठीक है, किसने सिंथेसाइज किया था? क्लॉसिन एंड गुडस्पीड ने 1925 में। अगर आपको कोई पूछेगा पहली सिंथेसाइज्ड कौन है, जनरली पूछा जाता है, तो वो आपकी यही है, ट्रिटिकेल ही है। अगर पूछेंगे पूरी इंफॉर्मेशन किसकी थी, तो वो आपकी निकोशियाना डायग्लूटा की थी। ठीक है, नाउ रेफेनोब्रासिका, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। जो आपको क्वेश्चन आता है ना, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है ट्रिटिकेल से क्वेश्चन आता है, रेफेनोब्रासिका से क्वेश्चन आता है, नागाहारू ट्रायंगल से क्वेश्चन आता है। इन तीनों को तो रट लेना, ये चीज नोट कर लो कि ट्रिटिकेल का क्रॉस और नागाहारू ट्रायंगल का, रेफेनोब्रासिका का और शुगर केन का, इन चारों को रट लो। इसके अलावा क्वेश्चन बाहर नहीं जाता।
अगर जाएगा भी तो मैंने सब कुछ यहाँ पे देके रखा है, ठीक है, लेकिन उन चीजों को तो आप बिल्कुल रट लीजिए। सो रेफेनो ब्रासिका का जो क्रॉस है वो कार्पिचेंको ने दिया था रशिया में 1927 में। क्या क्रॉस किया था? रेडिश को क्रॉस किया था, कैबिज के साथ में क्रॉस किया था, ठीक है। और अल्टीमेटली उन्होंने क्या करना था, जब उन्होंने हाइब्रिड मिला उनको क्रॉस करवा के, तो उनको एक प्रॉब्लम क्या आई कि जो हाइब्रिड था, जो F1 हाइब्रिड उनको मिला, उसमें कैबिज के रूट थे, रेडिश के लीव्स थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि स्टेराइल हाइब्रिड मिला क्योंकि क्रोमोसोम पेयरिंग नहीं हुई। तो अब उन्होंने क्या बोला कि अब उन्हें को आगे क्या करना था, क्रोमोसोम को डबल करना था। तो क्या किया, देखो रेफेनस सेटाइवस है, ब्रासिका ओलेरेसिया है, इन दोनों का क्रॉस किया और उनको मिला F1 हाइब्रिड जो था स्टेराइल। फिर उन्होंने क्या किया, इसमें की क्रोमोसोम डबलिंग, इसमें क्या किया उन्होंने, क्रोमोसोम को किया डबल और अल्टीमेटली उनको मिला यहाँ पे रेफेनो ब्रासिका, ठीक है, राइट। अगला हमारे पास में है गाइगेंटिज्म। अब क्या होता है ना, जो पॉलीप्लॉइड्स होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और उनके केस में विगर बहुत ज्यादा होता है, साइज बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में इस फिनोमिनन को हम क्या बोल देते हैं, गाइगेंटिज्म बोल देते हैं। जहां पे ग्रोथ अच्छी होगी, विगर अच्छा होगा, साइज अच्छा होगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, गाइगेंटिज्म बोल देते हैं, ठीक है, राइट। अब कुछ और भी पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे, उसको देख लेना, ठीक है। नाउ अगला है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, वेरिएशन होती है, ट्राइसोमी क्या होती है, मोनोसोमी क्या होती है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। रिपोर्ट्स किसने दी थी प्लांट्स में, ये भी है यहाँ पे, एन्यूप्लॉइडी की रिपोर्ट दी थी ब्लेक्सली ने एंड ब्रेलिंग ने सबसे पहले प्लांट्स में, और ट्राइसोमी को जो रिपोर्ट किया था जिम्सन वीड में सबसे पहले रिपोर्ट किया था, ठीक है, इन 1924। अगला है हाइपोप्लॉइडी। क्या होता है, मोनोसोमी क्या होता है, डबल मोनोसोमी क्या होता है, ट्रिपल क्या होता है, डबल एंड ट्रिपल मोनोसोमिक्स क्या होते हैं, ये सारा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हम सारा पहले ही कवर कर चुके हैं। ये नलिसोमी भी पढ़ लिया है, हाइपरप्लॉइडी भी पढ़ लिया है, ये सारा हमने पहले ही कवर कर लिया है, ठीक है, ये सारा हम पढ़ चुके हैं, राइट। नाउ प्लॉइडी लेवल, कॉमन प्लॉइडी लेवल किसका कितना होता है, तो देखो जहां पे कॉमन प्लॉइडी लेवल सबके दिए हैं, इसको एक बार देख लेना, ठीक है, कि किसका कितना होता है। ओवरी का 2n होता है, लेकिन पॉलन सेल और एग सेल का n होता है। पॉलन मदर सेल का क्या होता है, एम्ब्रियो का 2n होता है, एंडोस्पर्म का 3n होता है ना, सीड कोड का 2n है, एंथर का 2n है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक बार इसको देख लेना। अगला हमारे पास में है, आपको मैंने बोला था ना उस दिन वेविलोव सेंटर के बारे में, कि वेविलोव सेंटर का एक टेबल बना के दे दूंगी, तो ये आपका टेबल रहा कि वेविलोव सेंटर की जो ओरिजिन है, कौन सी क्रॉप की क्या ओरिजिन है, यहाँ पे मैंने एक पूरा कंसाइड टेबल दे दिया गया है। नोट आपको मिल जाएंगे, नोट्स में इस टेबल को जरूर देख लेना कि किसका सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है और कैसा है, ठीक है, ये जरूर देख लेना, पूरा मैंने यहाँ पे नोट्स में दे दिया है। अगला, किसमें कौन सा डॉफिंग जीन होता है, ये भी एक पूरा टेबल दे दिया है, डॉफिंग जीन देख लेना किसमें किस कौन सा है, ठीक है, राइस में है, वीट में है, बार्ले में है, मेज में, चारों के दे दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डॉफिंग जीन। तो डॉफिंग जीन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ बस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में डॉफिंग जीन। तो डॉफिंग जीन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं IR8 वैरायटी की। IR8 वैरायटी कैसी है, आपकी सेमी डॉफ वैरायटी है, किसने डेवलप की है, IRRI में, फिलीपींस में ये आपकी डेवलप हुई थी 1962 में। यहाँ पे जो जीन था वो कौन सा था आपका, DG वुजेन, इस जीन को यूज किया गया था, और इसका जो मेन खासियत क्या थी एक और, कि लॉजिंग इसमें नहीं होती थी, रेजिस्टेंट टू लॉजिंग थी, और फोटो पीरियड का कोई फर्क नहीं पड़ता था, इनसेंसिटिव टू फोटो पीरियड थी, और इसी राइस को बोला गया मिरेकल राइस, इसी को बोला गया मिरेकल राइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट। RHT stands for the reduced height, and Japanese scientists identified RH1 and RH2, the semi-dwarf genes in the Norin 10 variety of wheat। कि वीट में जो RH जो हमने यहाँ पे जीन देखा, वीट में देखो RH1 है, RH2 है, राइस में SD है। तो राइस में जो SD जीन हमने देखा ना, ये SD जीन जो सेमी डॉफ जीन था, ये आइडेंटिफाई हुआ था चाइनीज वेराइटी में, DG वुजेन में, जिससे हमने क्या किया, आगे जो मिरेकल राइस है उसको डेवलप किया। वैसे ही अगर हम बात करते हैं वीट में, तो वीट में नोरिन 10 वैरायटी बनी थी, जिसके लिए हमने जीन्स यूज किए थे
RH-T1, RH-T2 जो कि आपका रिड्यूस्ड हाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, देन अब बात करते हैं, आपको ना कई बार कंफ्यूजन होता है कि कौन सी टर्म किसने दी थी या कैसे दी थी। तो यहाँ पे देख लेना और साइंटिस्ट के नाम की एक बार स्पेलिंग भी चेक कर लेना, जहां जहां स्पेलिंग्स मिस्टेक थी वहां वहां मैंने करेक्ट कर दी थी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, एक बार आप भी चेक कर लेना अपने एंड से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज है, फिजियोलॉजिकल रेसिस का कॉन्सेप्ट है, फर्टिलाइजेशन है, क्रॉप आइडियोटाइप है, प्लांट टाइप कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए गए हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स आपके किसने दिए थे, टर्म किसने दी थी, ये पूरा टेबल मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, जितना भी टेबल है सारा मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, कौन सी टर्म किसने दी, कॉन्सेप्ट किसने दिया मैक्सिमम। अगला, कौन से प्लांट ब्रीडर का क्या कंट्रीब्यूशन है, कई बार पूछ लिया जाता है। एक दो कंट्रीब्यूशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे, बाकी देख लेते हैं। जैसे कि वेंकटरामन है, इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है केन पे, शुगर केन पे, तो नोबिलाइजेशन ऑफ शुगर केन जो है उस पे इन्होंने काम किया है, जो कि ऑफिसिनेरम और बार्बरी का क्रॉस है। यहां से मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, दैट इज नोबल केन का क्रॉस कर लेना कंप्लीट खुद से। ठीक है, नोबल केन का क्रॉस कर लेना कंप्लीट। बीपी पाल की बात करें, ये क्या है, वीट ब्रीडर हैं, इन्हीं को प्लांट ब्रीडिंग का फादर बोला जाता है। इंडिया में वीट वैरायटीज के ऊपर इन्होंने काम किया है। एमएस स्वामीनाथन की बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन सबको पता है। पुष्कर नाथ ने सीड प्लॉट टेक्निक दी थी पोटैटो की सीड प्रोडक्शन के लिए, वायरस फ्री सीड के लिए जो सीड प्लॉट टेक्निक है वो पुष्कर नाथ ने दी है। देन एनजीपी राव जी ने, इन्होंने इनको फादर ऑफ हाइब्रिड सॉर्गम भी बोला जाता है इंडिया में, फादर ऑफ हाइब्रिड सॉर्गम इन इंडिया एनजीपी राव। देन राव एंड वीएस राव हैं, ये आपके सॉर्गम ब्रीडर ही हैं अगेन। रामधान सिंह है, ये आपके वीट के ब्रीडर है। देन हमारे पास में संतनम है, ये कॉटन ब्रीडर है। बर्टॉन है, फोरेज ब्रीडर है। हरभजन सिंह की बात करें, ये जो है इनको इंडियन वेविलोव बोला जाता है, इन्होंने ओकरा के ऊपर काम किया है वेजिटेबल ब्रीडिंग में। देन अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप की जो पॉपुलेशंस होती हैं। वैसे तो मैंने आपको होमोजेनस, हेट्रोजेनस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस ये सारा बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक बार दोबारा से इसकी डेफिनेशन देखनी होगी, एग्जांपल्स देखने होंगे, इसको भी एक टेबल में कंसाइज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स, इसके टेबल्स एक बार देख लेना। देन कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे कि कौन सी स्टर्लिटी किसके केस में यूज की जाती है। जैसे कि हाइब्रिड सीड इन अनियन, उसके लिए यूज की जाती है जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टर्लिटी है। ए एंड बी लाइंस क्या होती हैं, आइसोजेनिक लाइंस होती हैं। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन एपिडर्मिक प्लांट्स में 0 होता है। माही कंचन, माही दरवाल, ये कंपोजिट मेज की वेराइटीज हैं। फर्स्ट राइस हाइब्रिड इन चाइना, फोटोसेंसिटिव जो है वो जेएमएस मेल स्टर्लिटी के थ्रू उन्होंने बनाया था। देन फोटो सेंसिटिविटी के लिए। देन इनब्रेड लाइंस जो हैं उनको हम सेल्फ पॉलिनेशन से मेंटेन करते हैं। ग्लोबल जीन बैंक फॉर शुगरकेन फ्लोरिडा में है। जीन बैंक ऑफ व्हीट इन इंडिया करनाल में है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपके जो एक मिनट, यहां से क्वेश्चन है जो एक एग्जाम में पूछा गया था, दिस वन। ठीक है, एक एग्जाम में पूछा गया था, दैट इज एडिटिव जीन्स के ऊपर, कि द वेरिएबल विच इज फिक्सेबल इज कॉल्ड एडिटिव जीन्स, जो कि आपके फिक्स इकट्ठे होते रहते हैं। लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया आपका वेस्ट बंगाल में है। फर्स्ट सेमी डॉफ हाई इल्डिंग फोटो इंसेंसिटिव बासमती राइस वैरायटी कौन सी है, पूसा बासमती 1 है, जो कब रिलीज की गई थी, 1989 में। ठीक है, तो ये आपके कुछ आपके मेथड्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आप लोग देख लेना। और कुछ आपके टाइप्स ऑफ जो हैं आपके सीड हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, वो भी आप देख लेना। एकीन किस में होता है, कैरियोप्सिस किस में होता है, डी टेस्टिंग किस में की जाती है, ये सारी चीजें आप एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर में भी कवर करते हो। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ फैक्ट्स हैं, डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, इनको भी आप एक बार चेक कर लेना कि क्या क्या फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो समरी में प्लांट ब्रीडिंग हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब मेरे को आपको कुछ होमवर्क देना है यहाँ से, दैट इज होमवर्क क्या है, पहला होमवर्क है एक तो क्रॉसेस। ठीक है, जैसे कि नोबल केन का क्रॉस था, ठीक है, उसको करना है। दूसरा होमवर्क क्या है कि क्रॉस चेक कर लेना एक बार साइंटिस्ट और कंट्रीब्यूशन को, है ना, कंट्रीब्यूशन इन द सेंस कि टर्म्स। ठीक है, जो भी टर्म्स दिए हैं उनको एक बार चेक कर लेना, किसने कौन सी टर्म दी है, स्पेलिंग्स जो मैंने बोला। तीसरा काम आपका क्या है, दैट इज जैसे हम देख रहे थे ना कि कुछ पॉपुलेशंस होमोजीनियस होती हैं, कुछ पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती हैं, है ना, उसको एक बार चेक कर लेना। कई बार ना टाइपिंग एरर हो जाते हैं,
तो इसको एक बार जरूर चेक कर लेना, कौन सी पॉपुलेशन कैसी है, इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। राइट, लिख लो इसको। नोबल केन्स के क्रॉसेस को कंप्लीट करना है, कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह को क्रॉस चेक करना है, होमोजीनस कौन सी है, हेट्रोजीनस कौन सी पॉपुलेशन होती है, उसको कंप्लीट करना है, और फैक्ट्स को सारा पढ़ना है ना, फैक्ट्स को भी एक बार चेक करना है, पढ़ना है अच्छे से। ओके, बाकी मैं देख लेती हूँ, अगर कुछ बचा होगा तो उसको मैं कवर करवा देती हूँ। वैसे तो आपका जो सिलेबस है वो यही था, एक बार देख लेती हूँ कुछ अगर बचा है तो, ठीक है। ठीक है, वैसे तो ऑलमोस्ट आपका सब कुछ कंप्लीट हो ही गया है, हेट्रोसिस भी कंप्लीट हो गया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। रुको, विंटर हार्डीनेस का ऑर्डर, ठीक है, विंटर हार्डीनेस का ऑर्डर क्या रहता है उसको मैं एक बार आपको बता देती हूँ, ठीक है। दैट इज राई, wheat, then barley and then oats, ठीक है, सीरियल्स में, इन सीरियल्स, ठीक है, राइट, इन सीरियल्स, ठीक है, लिख लीजिए इस पॉइंट को, ठीक है। ओके, नाउ डन। एक चीज और होमवर्क में, दैट इज, ये तो आपको पता चलेगी आपने क्या क्या चेक करना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, ये तो होमवर्क आपको पता ही चल गया। नाउ एक लास्ट टॉपिक जो आप खुद से कवर करेंगे, सिंपल टॉपिक है, दैट इज टिश्यू कल्चर, दैट इज टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, एक होता है टोटीपोटेंसी, जिसमें क्या होता है कि एक जो आपका पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट है या एंथर है या जो भी पार्ट से आप क्या कर रहे हो, टिश्यू कल्चर कर रहे हो, वो पूरे के पूरे इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो एबिलिटी टू डेवलप इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल, कंप्लीट इंडिविजुअल, इसको बोला जाता है जी टोटीपोटेंसी, ठीक है, इसको बोला जाता है टोटीपोटेंसी, ठीक है, राइट, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ में आपका सिलेबस खत्म होता है अब, ठीक है, सारा सिलेबस आपका खत्म हो गया है, जितना करवाया उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, और जो एक सोर्स है उसी को फॉलो करो, कंप्लीट रिवीजन करो, ठीक है। आपका जो सिलेबस है, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे थे इसमें, इसीलिए टाइम लगा, अदरवाइज अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते, वैसे चलो कोई बात नहीं, तो हम जल्दी कर पाते, बट कोई बात नहीं, हमने सारा सिलेबस कंप्लीट किया, बहुत बहुत ज्यादा इसमें टॉपिक्स थे और हर एक टॉपिक में कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, आपको कोई डाउट ना है, इसके लिए मैंने आपको डिफरेंसेस भी साथ में दे दिए हर एक चीज के। नाउ आई होप आपको हर एक चीज यहाँ पे क्लियर है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और दूसरा, कैसे कंप्लीट करना है, पहले जेनेटिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ लो, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ लो, कॉन्ट्रीब्यूशंस को कंप्लीट कर लो, कौन सी चीज क्या होती है उसके बारे में जान लो, ब्रीडिंग में मेथड्स देख लो कौन किसके लिए। अब देखो क्वेश्चन जो आते हैं ना वो इसी तरह से आते हैं कि बताओ इसकी इंप्रूवमेंट के लिए कौन से मेथड को यूज करोगे, या आप पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए दिया गया था, पर्टिकुलर टर्म किसने दी थी, फर्स्ट मैन मेड जो आपका ट्रिटिकेल है वो क्या कौन सा है ना, कैसे बनता है, ब्रासिका के क्रॉसेस कैसे बनते हैं, एग्जांपल्स क्या है एनुप्लॉइडी के, ट्रिप्लॉइडी के, क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं और बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन द सेंस कि बहुत सारे एडिशनल टॉपिक्स भी करवा दी कि इनकेस कोई क्वेश्चन आ जाए तो कोई डाउट ना बचे, लेकिन क्वेश्चन बेसिक ही बनते हैं, ठीक है। अदर टीचर के डीपीपी अपलोड नहीं है सारे, मेरे वाले सारे अपलोड हैं, क्योंकि देखो मैं तो आपको ऑन टाइम दे रही हूँ और ऑन टाइम अपलोड करवा रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, ओम प्रकाश बोले कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेबस खत्म हो गया। ये मेरा सिलेबस नहीं, आपका सिलेबस था, ठीक है मेरा सिलेबस नहीं था, ये आपका सिलेबस था वैसे, ओके। ये तो मुझे क्या कहते हैं, टाइम होता ना, अगर टाइम इन द सेंस कि अगर अभी आपका प्री का एग्जाम नहीं होता तो मैं आपके 2-3 दिन और इसी टॉपिक को आराम आराम से करवाती, लेकिन बात यह कि आपका प्री का एग्जाम है, अब मैं नहीं चाहती 2 हफ्ते आपके एग्जाम को नहीं बचे हैं और इस टाइम पे मैं आपको सिलेबस ही करवाती रहूं। इस टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए रिविजन के लिए, तो आपका सिलेबस अब कंप्लीट हो गया है। अब आप अच्छे से इसको पढ़िए, आपके पास में 3-4 दिन है अभी, उसमें अच्छे से पढ़िए और उसके बाद में आप क्या करेंगे, अपने जो प्री की तैयारी है साथ साथ में करते रहिए, प्री को मैक्सिमम टाइम दो, इस चीज को ध्यान रखो, है ना। और अब
और अब अगर हम मिलेंगे तो हम कब मिलेंगे, या तो रिविजन्स टाइम पे मिलेंगे, या फिर हम मिलेंगे आपके एग्जाम से पहले, मेंस के एग्जाम से पहले मिलेंगे। और उसके अलावा हम आपसे कब मिलेंगे, अगर कोई आपका कोई ऐसा टॉपिक होगा जो आपको लगेगा कि करना है या मुझे लगेगा करवाना है, तो मैं आपको बीच में आके वो टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, तो इसी के साथ आपका सिलेबस अब खत्म होता है। और मेरा एक्सपीरियंस आपके बैच के साथ बहुत अच्छा रहा। रीजन बिंग कि हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स इकट्ठे कवर में किए, जैसे कि 4 सब्जेक्ट्स हम लोगों ने साथ में कवर किए, और काफी टाइम हमने स्पेंड किया है ना। तो बहुत सारे आप सबके नाम मुझे ऑलमोस्ट याद हो चुके हैं। ठीक है, सबके नाम मुझे ऑलमोस्ट याद हो गए हैं इस टाइम पे। ठीक है, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हमने साथ में सीखी, साथ में जानी, साथ में हमने पढ़ाई की, और अच्छे से हमारा सिलेबस कवर हुआ। ठीक है, हाँ जी, बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अच्छा, अभी अभी 8 सेमेस्टर खत्म हुए हैं, कोई गाइडेंस यही है, बेसिक्स पे काम करो, प्री के ऊपर काम करो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में आपको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश ये सब देखने को मिलता है। इंग्लिश पे अच्छा खासा काम करो। ठीक है, ओके। और एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो। बहुत सारे एग्जाम्स का सिलेबस कॉमन होता है, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर टकरते हैं। ठीक है, क्या होता है ना, हम एक एग्जाम देते हैं, कई बार क्या होता है एक एग्जाम में किसी सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं पूछा जाता है, दूसरे एग्जाम में काफी कुछ पूछ लिया जाता है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ अभी जाते जाते, है ना। अच्छा ठीक है, सुनो। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे ना एक स्टूडेंट थी। अब क्या हुआ, उस स्टूडेंट ने देना था एएफओ का एग्जाम, और उसी स्टूडेंट ने देना था एफसीआई का एग्जाम। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेहनत करो, अच्छी डायरेक्शन में करो, लेकिन कई बार आपको डेस्टिनी भी हेल्प करती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं आपको एक चीज बता के जाती हूँ। अब जा ही रही हूँ तो एक स्टोरी सुनाई देती हूँ लास्ट में, है ना। पूरे पूरे कोर्स में हमने बातें की, नहीं सिर्फ पढ़ाई की, अब थोड़ी सी बात करके जाते हैं। देखो, मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने आईबीपीएस एएफओ के लिए प्रिपेयर किया था। एक बार ट्राई किया, प्री हुआ, मेंस नहीं हुआ, दूसरी बार ट्राई किया, प्री हुआ, मेंस नहीं हुआ। ठीक है, अब एक टाइम पे क्या हुआ, उनको प्री का एग्जाम भी देना था आईबीपीएस का, साथ में एफसीआई का एग्जाम भी आ गया। अब क्या हुआ, उन्होंने ना, बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते थे कि देखो पैथो एंटो जो एएफओ में एग्रोनॉमी और किसी और के कंपैरिजन में कम पूछी जाती है। लेकिन उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ूंगी। उसका मास्टर्स भी एंटोमोलॉजी में था, और उन्होंने अच्छे से उन सब्जेक्ट्स को कवर किया कि मुझे ना और एग्जाम्स भी देने हैं, मुझे सिर्फ आईबीपीएस एएफओ नहीं देना है, मुझे और एग्जाम्स भी देने हैं। उसने क्या किया, उसने इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लिया। अब किस्मत बोल लीजिए या उसके फेवर में लक था, ये भी नहीं बोल सकती, क्योंकि उसने मेहनत बहुत की थी। अब उसने दे दिया आईबीपीएस एएफओ का एग्जाम, जो उसका क्लियर नहीं हुआ दूसरे अटेम्प्ट में, और उसने साथ में दे दिया एफसीआई का एग्जाम। एफसीआई में चलो ठीक है, प्री उसका क्लियर हो गया, फेज 2 में भी क्या होता है आपका प्री होता है, वो भी उसका क्लियर हो गया। अब उसी में एक फेज 2 में सेकंड एग्जाम होता है, पेपर 2, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस उसको एंटो के मिल गए। बॉटनी तो उसमें आता ही है ना। और साथ में जैसे सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किए होते हैं, चाहे केमिस्ट्री ऑप्ट किया है, चाहे जोलॉजी किया है, चाहे फिजिक्स किया है, चाहे आपने जोलॉजी किया है, बॉटनी किया है ना, एग्रीकल्चर के साथ में। अब मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्रीकल्चर में भी कहां से आगे, एंटोमोलॉजी से आ गया और पैथो से आ गए। और उसका एफसीआई का एग्जाम उसी साल में क्रैक हो गया, उसी सेम ईयर में। जहां पे वो इतना परेशान थी कि मैं क्या करूं, कुछ नहीं हो रहा है, वो मेहनत करती रही, पढ़ती रही, एग्जाम्स देती रही, और उसका वो एग्जाम क्लियर हो गया। अभी वो अच्छा खासा एफसीआई में है, बढ़िया उसका वर्क लाइफ बैलेंस वहां पे चला है, अच्छा खासा वो वहां पे मतलब अपना उसका अच्छा चला है सारा सिस्टम। वो कह दे कि मैम मैं तो जॉब भी कर लेती हूँ, साथ में अगर मुझे कुछ करंट का पढ़ना हो मैं वो भी पढ़ लेती हूँ, न्यूज़पेपर भी पढ़ लेती हूँ, कुछ मुझे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स का प्रिपेयर करना है या मुझे कोई और एग्जाम देने हैं मैं उसका भी पढ़ लेती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही ये सोच के चलो कि मुझे इस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, इस पे नहीं देना है। आप टारगेट लेके चलो कि अगर आपको आईबीपीएस एएफओ इस बार देना है, कौन से एग्जाम का वेटेज कितना है, किस सब्जेक्ट से कितना पूछा जाएगा, कितना डेप्थ में जाना है, क्या पढ़ना है। लेकिन अगर आप बेसिक्स क्लियर कर रहे हो ना, तो बेसिक्स आप अपने सारे क्लियर करो, क्योंकि बेसिक्स जब आप एक बार क्लियर कर लोगे ना, तो आगे जाके आप कोई भी एग्जाम दो, फैक्ट्स वगैरह तो वही रहना है, फैक्चुअल डेटा तो वही रहना है, आगे जाके आपके एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, बेसिक्स चीजें है, तो पढ़ते रहिए। अगर आपका 8th सेमेस्टर भी कंप्लीट हो गया है, डिग्री कंप्लीट हो गया, अब तो एग्जाम देने ही चाहिए। एग्जाम देके क्या होता है ना, आपको एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, और वो एक्सपीरियंस आपको आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है जी, क्या बोल रहे हैं। कुछ नहीं, सब कुछ हो जाएगा। ओम प्रकाश, प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग में अगर आप बोल रहे हैं कि मैम
मेरा थोड़ा सा हाथ ढीला है, प्रैक्टिस करिए। और वहां पे जितने भी क्वेश्चंस हैं जहां पे हाई वेटेज टॉपिक्स है उनको प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल पेट कर लो कि यहां से मेरे नंबर जाने नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करके रहूंगा, है ना। उन टॉपिक्स को बिल्कुल स्ट्रांग बना लो, बिल्कुल ट्राई करेंगे मयंक वानी, ठीक है। कोई बात नहीं आशीष, पूरी कोशिश करिए, पूरी जान लगा दीजिए। जहां पे डाउट आएगा अब आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप सबको पता है टेलीग्राम मेरा प्रियंका मैम PW के नाम से है, मैम में MAAM लगा देना, प्रियंका की स्पेलिंग सही लिख देना, आपको टेलीग्राम पे मेरा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे कनेक्टेड रहना, बाकी हम बीच में भी मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा ये तो बता दो जाते जाते, है ना, मुझे भी तो पता होना चाहिए कि आपको कैसा लगा मुझसे पढ़ के, है ना, वो नहीं बताओगे। चलिए, हाँ मेरा एक्सपीरियंस तो आपके साथ बढ़िया रहा। हाँ जी, कर दिया जाए सेशन एंड, बताओ। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम मुझे लगता है मैंने आपके बैच पे लगाया है, मैक्सिमम डेज इन द सेंस कि मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स, है ना, बहुत टाइम स्पेंड किया है हमने। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर क्लास को अब हम एंड कर देते हैं, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और ऐसा मत सोचना कि बैच तक आप मेरे स्टूडेंट हो, अब आप मेरे स्टूडेंट पूरी लाइफ टाइम के लिए हो गए हो, ठीक है। कभी भी लाइफ में कोई भी दिक्कत आएगी, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप मुझसे टेलीग्राम पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ये नहीं सोचना कि हमने तो कभी जाके किसी सेमेस्टर में मैम से पढ़ा था, किसी क्लास में पढ़ा था, अब हम मैम से चीजें कैसे पूछें, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप मेरे स्टूडेंट बन गए हो, आप हमेशा के लिए मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम होगी, चाहे आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, चाहे आप, कई बार होता है ना कि मन नहीं लग करता पढ़ने का, इस आप किसी को भी आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट हो मेरे, फॉर एवर स्टूडेंट हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, अब हम बहुत जल्दी मिलेंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बैच में आके और आप लोगों को पढ़ा के। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और अपना जो एग्जाम है उसकी तैयारी बहुत बहुत अच्छे से करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, प्री को क्लियर करिए, मेंस को क्लियर करिए, इंटरव्यू को क्लियर करो और ऑफिसर्स बनो, ठीक है। अगर आपको लगे कभी भी कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे पूछिए, और बाकी अपनी प्रेपरेशन को बहुत बढ़िया रखिए, ठीक है, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, अपनी प्रेपरेशन बहुत 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 बढ़िया रखिए, थैंक यू सो मच, ठीक है। अपनी प्रेपरेशन बहुत अच्छी रखो, जहां पे लगेगा डाउट आ रहा है पूछिए, और जहां पे लगेगा कि कैसे करना है, कैसे आगे बढ़े, वहां पे भी आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। और अब ये जो 2 हफ्ते आपके पास में है ना, इन 2 हफ्ते में, ऑलमोस्ट 2 ही हफ्ते हैं, पूरी जान लगा दो, प्री के ऊपर पूरा फोकस कर दो, और प्री के ऊपर मैक्सिमम टाइम को डिवोट करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। अब हम मिलेंगे आपके प्री के एग्जाम के बाद, थैंक यू।